Hello everyone. Am I audible to everyone, guys? Am I audible to everyone? Am I audible to everyone, my dear friends? Yes, sir. And my screen is visible, you all guys. मेरा स्क्रीन भी आपको दिखाई दे रहा है प्रॉपर. ठीक है. तो आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अपना. ठीक है. आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अपना वेरिएबल पार्टिशनिंग. क्या स्टार्ट करेंगे? वेरिएबल पार्टिशनिंग स्टार्ट करेंगे. ठीक है. तो अभी तक हम लोगों ने फिक्स पार्टिशनिंग देखी. ठीक है. और उसके 3 मेथड्स को देखा. फिक्स पार्टिशनिंग, अगर मेमोरी में फिक्स पार्टिशनिंग है तो कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हम लोग पार्टीशन एलोकेट करते हैं प्रोसेसेस को. ठीक है. तो अभी हम लोग यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं वेरिएबल पार्टीशनिंग. ठीक है. फिर हम लोग डिफरेंस देखेंगे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में. ठीक है. तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग डायनामिक पार्टीशनिंग. डायनामिक पार्टीशनिंग. ठीक है. डायनामिक पार्टीशनिंग. ठीक है. अभी हम लोगों ने जो पहले फिक्स पार्टिशनिंग डिस्कस किया था, तो फिक्स पार्टिशनिंग आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फ्रेगमेंटेशन से क्या करती है? सफ़र करती है. ठीक है. तो अभी हम लोग, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कैलकुलेट कर लोगे कि इस मेमोरी में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कितना है और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कितना है. ठीक है. वो अभी एग्जाम्पल लेके मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा. ठीक है. तो डायनामिक पार्टिशनिंग में आपका जो मेमोरी डिवाइड होती है वो वेरिएबल साइज में डिवाइड होती है. मतलब जितने साइज का प्रोसेस आपका आता है उतने साइज का हम लोग ब्लॉक क्रिएट करके उसको दे देते हैं. ठीक है. उतने साइज का ब्लॉक क्रिएट करके उसको दे देते हैं और जितना स्पेस बचता है, अगर उस स्पेस की कोई दूसरी प्रोसेस आ रही होती है तो हम उसको एलोकेट कर देते हैं. ठीक है. तो डायनामिक पार्टिशनिंग क्या होती है आपकी? डायनामिक पार्टिशनिंग इज ए वेरिएबल साइज पार्टिशनिंग स्कीम. डायनामिक पार्टिशनिंग, डायनामिक पार्टिशनिंग is a variable size, variable size, okay, variable size partitioning scheme. Partitioning scheme. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, इट परफॉर्म्स द एलोकेशन डायनामिकली. जो भी प्रोसेस आएंगी, ठीक है, उनको एलोकेशन जो है डायनामिकली परफॉर्म करेगा. डायनामिक पार्टिशनिंग, इट परफॉर्म्स द एलोकेशन डायनामिकली. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन ए प्रोसेस अराइव्स, जैसी कोई प्रोसेस आएगी जिसको मेमोरी एलोकेट करनी होगी, व्हेन ए प्रोसेस अराइव्स, और अगर हम स्कीम यूज कर रहे होंगे, टेक्निक यूज कर रहे होंगे डायनामिक पार्टिशनिंग, व्हेन ए प्रोसेस अराइव्स, ए पार्टीशन ऑफ साइज, ए पार्टीशन ऑफ साइज इक्वल टू, equal to the size of process, equal to the size of process is created. जब कोई प्रोसेस आएगी तो क्योंकि डायनामिक पार्टीशनिंग है तो उसी साइज का ब्लॉक या पार्टीशन क्रिएट करके उसको हम लोग एलोकेट कर देंगे. ठीक है. देन दैट पार्टीशन, then that partition is allocated, is allocated to the process. ठीक है. तो उसी साइज का पार्टीशन क्रिएट कर देंगे जितना आपका प्रोसेस का साइज होगा, अराइविंग प्रोसेस का साइज होगा, और उस पार्टीशन को हम उस प्रोसेस को एलोकेट कर देंगे. ठीक है. ये सारी पॉइंट समझ में आ गए आपको? सबने नोट डाउन कर लिया? जबकि फिक्स पार्टीशनिंग में ऐसा नहीं था. ठीक है. वहां पर अगर आपका कोई 600 केबी का फिक्स पार्टीशन था तो 200 केबी की प्रोसेस आ रही थी तो एल्गोरिथम से डिसाइड कर रहे थे, जो भी एल्गोरिथम लगा रहे थे उसके बेसिस पे वहां उसको हम फिक्स पार्टीशन एलोकेट कर दे रहे थे. ठीक है. वो पहले से पार्टीशन हो रखा था. ठीक है. तो अंडरस्टूड एवरीवन?
सबने यहाँ पे लिख लिए सारे पॉइंट्स? यस सर। ठीक है। देन आपके कुछ और पॉइंट्स हैं, ठीक है। ठीक है, देन आपके यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और भी लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अभी जितना हम लोगों ने लिखा है वो मोर देन सफिशिएंट है, ज़्यादा थ्योरेटिकल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चंस आपके बनेंगे जो भी बनेंगे। अभी यहाँ पर मैं आपके साथ जो है डिफरेंस डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। सो हेडिंग ही डाल लो यहाँ पे, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। वो पूछ लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन, क्वेश्चंस करेंगे गेट के, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं हम लोग अच्छे से, ठीक है। तो पहले तो मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को, ठीक है। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कब आता है? जब आपकी मेमोरी जो है वो फिक्स साइज ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाती है, फिक्स साइज ब्लॉक में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो उसको इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन आपका कब आता है? कि जब आपके मेमोरी में साइज तो है, मेमोरी में आपका साइज तो है जिसको हम प्रोसेस को एलोकेट कर सकते हैं, बट वो साइज जो है कंटिन्यूस मैनर में नहीं है, ठीक है, नॉन कंटिन्यूस मैनर में है, ठीक है। तो उस फ्रेगमेंटेशन को हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। जैसे चलो पहले डिफरेंस लिखवा देता हूँ, फिर एक क्वेश्चन लेके मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, वो ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन लेके हम लोग कर लेंगे। और यहाँ पे लिख लीजिए एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो पहला पॉइंट लिख लीजिए इसमें, जो मैंने बताया था, आपका जो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है वो कहाँ पे आता है बेटा? फिक्स्ड साइज मेमोरी ब्लॉक्स में, ठीक है। सो लिख लो, इन इंटरनल फ्रेगमेंटेशन fixed size memory blocks, okay, fixed size memory blocks, okay, appointed to process, allocated लिख लो, allocated to process, ठीक है। यहां पे इन एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कब आता है? ठीक है, यहाँ पर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में फिक्स साइज के मेमोरी ब्लॉक्स जब प्रोसेस को एलोकेट किए जाते हैं तब इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आता है। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कब आता है? इन एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, ओके, वेरिएबल साइज्ड memory blocks, memory blocks allocated to the, okay, allocated to the process, process, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हैपेंस व्हेन द मेथड और प्रोसेस इज स्मॉलर देन द मेमोरी, ठीक है। तो ये इसको मैं समझा दूंगा अभी। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आपका हैपन कब होता है, कब अकर होता है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हैपेंस, देखो कोई फिक्स साइज का मेमोरी है, कोई फिक्स साइज का मेमोरी है, और उस फिक्स साइज के मेमोरी ब्लॉक के लिए स्मॉलर साइज की प्रोसेस आ रही है, तभी तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगा। यस और नो? यस और नो? यस सर। ठीक है, तो वही वही पॉइंट लिख रहे हैं यहाँ पे। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हैपेंस
when okay, the process is smaller than the memory. When the process size is smaller than the memory, then the partition size लिख लो, then the partition size, जो भी पार्टीशन है उसके साइज से स्मॉलर है प्रोसेस का साइज, तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आएगा। ठीक है। सेकंड पॉइंट, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हैपेंस when the process size is greater than the space is available in memory। ग्रेटर देन और इक्वल टू भी हो सकता है, ठीक है। ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और लिख लेना, और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू द स्पेस अवेलेबल इन द मेमोरी। लिख लिया आप लोगों ने? ये दोनों लिख लिया आप लोगों ने? एवरीवन नोटेड डाउन ऑल दिस? सबने लिख लिया बेटा? दोनों पॉइंट लिख लिए? जस्ट रिप्लाई मी फास्ट। यस सर। ठीक है। थर्ड पॉइंट जो आपको इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में लिखना है, जो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का आपका जो सॉल्यूशन जो सबसे अच्छा देगा वो आपको कौन सी एल्गोरिथम होगी आपकी, यानी जो कम से कम स्पेस वेस्ट होने देगा, तो कौन सी एल्गोरिथम होगी? बेस्ट फिट। वेरी गुड, वेस्ट फिट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यही चीजें आपको याद रखनी है। द सॉल्यूशन ऑफ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आजकल एमएसक्यू बनते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। द सॉल्यूशन ऑफ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, और एमएसक्यू हमेशा थ्योरेटिकली बनता है, कभी न्यूमेरिकल नहीं बनता, चाहे वो कहीं से बना है। द सॉल्यूशन ऑफ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इज द वेस्ट फिट ब्लॉक, द वेस्ट फिट ब्लॉक और एल्गोरिथम, द वेस्ट फिट एल्गोरिथम, और ब्लॉक भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ब्लॉक मतलब अगर हम लोग ब्लॉक्स को बेस्ट फिट एल्गोरिथम के थ्रू क्या करेंगे, असाइन करेंगे, तो उसका बेस्ट सॉल्यूशन है वो। यहाँ पर द सॉल्यूशन टू एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इज कॉम्पैक्शन एंड पेजिंग। अभी मैं दिखाऊंगा आपको। द सॉल्यूशन ऑफ, ऐसा क्यों लिख रहे हैं, द सॉल्यूशन ऑफ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन इज कॉम्पैक्शन, ही भी कॉम्पैक्शन एक मेथड होता है, अभी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ में। कॉम्पैक्शन एंड पेजिंग, तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को या तो कॉम्पैक्शन से रिमूव कर सकते हैं या पेजिंग से। कॉम्पैक्शन सक्सेसफुल क्यों नहीं रहा? क्योंकि कॉम्पैक्शन एक मेथड है जिसमें देखो, जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है, ठीक है, वहां पर डिफरेंट प्लेस पे साइज तो अवेलेबल रहता है, लेकिन वो कंटीजियस मैनर में नहीं रहता, नॉन कंटीजियस मैनर में रहता है। तो प्रोसेस अगर इक्वल साइज की भी आएगी ना, जितना स्पेस अवेलेबल है उसके साइज की भी आएगी, तो उसको एलोकेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो कंटीजियस मैनर में नहीं है, नॉन कंटीजियस मैनर में स्पेस अवेलेबल है। नॉन कंटीजियस का मतलब है कि डिफरेंट लोकेशन पे, जैसे 50 केबी की कोई प्रोसेस आई और आपका जो मेमोरी है उसमें 25 केबी कहीं पर एक प्लेस पे अवेलेबल है, उसके बाद 25 केबी कहीं दूसरे प्लेस पे अवेलेबल है, मतलब सिक्वेंसली पैरेलली ब्लॉक नहीं है वो, ठीक है। तो 50 केबी का स्पेस तो अवेलेबल है, लेकिन 50 केबी की प्रोसेस को उसको एलोकेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो जो स्पेस है वो डिफरेंट मैनर में है, डिफरेंट जगह पर है, नॉन कंटीजियस फैशन में स्पेस अवेलेबल है, ठीक है। तो कॉम्पैक्शन ने क्या कहा था, सुन लो पहले, उसको लिखवा भी दूंगा। कॉम्पैक्शन ने कहा था कि या तो जितने भी अनयूज्ड स्पेस हैं उनको आप
टॉप पे शिफ्ट कर दीजिए, मूव कर दीजिए, टॉप ऑफ द मेमोरी पे मूव कर दीजिए, या बॉटम ऑफ द मेमोरी पे मूव कर दीजिए, जबकि ऐसा करना पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो कॉम्पैक्शन मेथड सक्सेसफुल नहीं रहा, तो उसके बाद पेजिंग वगैरह लेकर आए जिन्होंने एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को रिमूव किया। सारे पॉइंट लिखवा दूंगा मैं, ये तो मैंने आपको ऐसे बता दिया जो आपके दिमाग में चला जाए। ठीक है, so ये internal fragmentation occurs when the memory is divided into fixed size partitions. Okay, साइज ऑफ द प्रोसेस तो लिख लो अगर इसको लिखना है तो, बाकी तो लिख ही चुके हैं, फिर से एक बार लिख लो। वो उसका मतलब अलग था, इसका मतलब अलग है। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, ओके, occurs when memory is divided into fixed size partitions। ठीक है, ये 3 नंबर, वो 3 नंबर, ठीक है, वो 4 नंबर हो गया उधर, ये 3 है आपका यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपका एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन occurs when memory is divided into variable size। when memory, मैं सिंपल में लिख देता हूँ, when memory is divided, when memory is divided into, when memory is divided into variable size partitions based on the size of the process, based on the size of the process। यही तो पढ़ के आए हैं, वेरिएबल साइज और डायनामिक साइज। ठीक है, कि बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द प्रोसेस हम मेमोरी को डिवाइड करके उसको एलोकेट कर देंगे। ठीक है, तो ठीक है, यही आपका यहाँ पर इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के बारे में। अब थोड़ा सा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन अलग से डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन लेके समझ लेते हैं। सबने नोट डाउन कर लिया इनको? सबने नोट डाउन कर लिया माय डियर फ्रेंड्स? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, एक एग्जांपल लेकर। छोटे मोटे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछते हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछते हैं आपके। बाकी तो पेजिंग के थ्रू, इंटरनल फ्रेगमेंट, पेजिंग, सेगमेंटेशन, इन सब के थ्रू जो मेमोरी में सब प्रॉब्लम्स आ रही है ना इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की, इन सबको रिमूव करते हैं वो नॉन कंटीन्यूअस मेथड्स जो हैं उनके थ्रू रिमूव करते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, वो सॉल्यूशन है इन सबका। ठीक है, तो सपोज एक हमारे पास कोई मेमोरी है। ठीक है, सपोज हमारे पास कोई एक मेमोरी है, ये डायरेक्टली मैं आपको समझा ही देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और इसके हम लोगों ने दो फिक्स साइज पार्टीशन कर लिए हैं, एक 500 केबी का और दूसरा भी 500 केबी का। ठीक है, ये मेमोरी है, यहाँ पे फिक्स साइज के पार्टीशन कर लिए 500 केबी एंड 500 केबी, 500 केबी एंड 500 केबी। सपोज दो प्रोसेस हमारी यहाँ पे अराइव हुई, P1 इक्वल टू 100 केबी एंड P2 इक्वल टू व्हाट, 350 केबी। ठीक है, क्योंकि ये फिक्स साइज का पार्टीशन है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिक्स साइज का पार्टीशन है तो हम लोग क्या करेंगे भाई, P1 को, ठीक है, कोई मेथड, अभी तो मैं सिंपली ऐसे ही कर दे रहा हूँ, अभी यहाँ कोई मेथड नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, P1 को सपोज मैंने 500 केबी में डाल दिया, तो इसने यूज कितना किया, इसने जो स्पेस यूज किया वो 100 केबी यूज किया। ठीक है, तो ये तो यूज स्पेस हो गया, यूज्ड स्पेस हो गया, ये आउट ऑफ 500 में से इतना स्पेस आपका यूज्ड वाला हो गया। बाकी ये जितना स्पेस बचा है ये वाला, ये तो अनयूज्ड है ना आपके लिए, क्योंकि फिक्स साइज पार्टीशन है तो उसका आप कुछ कर भी नहीं सकते, ये अनयूज्ड स्पेस है। ठीक है, कोई P2 प्रोसेस आई, सपोज वो 350 की है, हमने 350 इसको एलोकेट कर दिया, 350 के बी। ठीक है, तो ये आपका यूज स्पेस हुआ इतना आउट ऑफ 500। और ये 150 जो आपका बचा, ये जो आपका 150 के बी जो आपका यहाँ पे बचा, ये आपका अनयूज्ड है।
ऐसे यहाँ पे 100 के बी, उसके बाद जो आपका ये 400 के बी बचा, ये भी क्या है आपका अनयूज्ड है, अनयूज्ड है। ठीक है, ये भी आपका क्या है, अनयूज्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ये अनयूज स्पेस जितना भी है 400 के बी और 150 के बी, ठीक है, 400 के बी और 150 के बी, ये आपका क्या है बेटा यहाँ पर, ये आपका इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। ये आपका इंटरनल, इसका साइज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कितना है यहाँ पे, 400 प्लस 150 कितना, 550। अगर वो फिक्स साइज का पार्टीशन उसने दे रखा है, तो आप एलोकेट करने के बाद जितना स्पेस बचेगा वो देगा क्वेश्चन में आपको कि यहाँ पे फिक्स साइज का पार्टीशन है जो भी है, जितना स्पेस आपका बचेगा वो आपका कहलाएगा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। क्वेश्चन अगर बनाएंगे न्यूमेरिकल तो ऐसे ही बनाएंगे। तो यहाँ पे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कितना हो गया बेटा, क्या काउंट करके बताओ, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कितना हो गया, अनयूज्ड स्पेस कितना, इसको किसी को एलोकेट नहीं कर सकते ना अब, ठीक है, इसको किसी को एलोकेट नहीं कर सकते, तो अनयूज्ड स्पेस कितना हो गया यहाँ पे, 400 और 150 कितना हो गया, 550। 550। ये इंटरनल फ्रेगमेंटेशन ऐसे कैलकुलेट करने को दे सकते हैं, और ये फिक्स साइज के पार्टीशन में ही आता है। सबको समझ आ गया कि इसको और समझाओ अच्छे से, एक एग्जांपल लेके समझ लिया, आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको, है। आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा। यस सर। ठीक है, चलो, तो अब मैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन देख लेता हूं यहाँ पे, कैसे कैलकुलेट करोगे। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन देख लेते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सपोज हमारी कोई प्रोसेस है यहाँ पर, सपोज हमारे पास कुछ यहाँ पे प्रोसेसेस हैं, ठीक है, कुछ हमारे पास कुछ, सपोज ये कोई मेमोरी है, ठीक है, और इस मेमोरी में जो पार्टीशन किया गया है वेरिएबल साइज का किया गया है, वेरिएबल साइज का किया गया है, ठीक है। तो सपोज कोई ये वेरिएबल साइज का पार्टीशन है, सपोज ये मेरा कितना, ये मेरा 200 के बी का है, वेरिएबल साइज है ये मेरा, ठीक है, ये मेरा कितना, ये मेरा आपका 300 के बी का है, ये मेरा 100 के बी का है, ये वेरिएबल वो क्वेश्चन में देंगे आपको कि वेरिएबल साइज पार्टीशन यूज कर रहे हैं कि फिक्स साइज, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे कोई प्रोसेस आई P1 जिसका साइज है मेरा 100 के बी, कोई प्रोसेस मेरी P2 आई जिसका साइज है आपका 250 के बी, कोई मेरी प्रोसेस P3 आई जिसका साइज है आपका 80 के बी, ठीक है। तो आपने एलोकेट कर दिया 100 को, आपने मान लीजिए यहाँ एलोकेट कर दिया, ठीक है, 100 आपने यहाँ एलोकेट कर दिया, तो यहाँ कितना स्पेस बचा आपका, 100 ही बचा, ठीक है। 250 आपने यहाँ एलोकेट कर दिया मान लो, ठीक है, तो आपका 100 यहाँ 50 बचा आपका, यहाँ 50 के बी बचा आपका, ठीक है, यहाँ 100 के बी, यहाँ 50 के बी, कोई 80 के बी की प्रोसेस आई, आपने 80 के बी यहाँ एलोकेट कर दिया इसको, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कितना बचा है अभी, 20 के बी बचा, यहाँ पे कितना बचा, 20 के बी बचा। तो ये जो यूज्ड वाला है मैं हैज्ड कर दे रहा हूँ, हैज्ड, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाए। वहां पे अनयूज्ड वाला हैश किया था, यहाँ पे यूज्ड वाला हैश कर दिया। तो अभी जो आपका स्पेस बचा है बेटा वो कितने का देखो, मान लो कोई प्रोसेस अभी, इफ एनी P4 प्रोसेस इज अराइविंग, और यहाँ पे फिक्स वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग यूज कर रहे हैं, P4 प्रोसेस इज अराइविंग whose साइज, जिसका साइज कितना है, जिसका साइज है मान लीजिए आपका, जिसका साइज है आपका कितना, 200 के बी, इसका साइज कितना है, 200 के बी है, ठीक है, 200 के बी है। तो देखो मेमोरी में स्पेस तो मेरे पास 200 के बी है, क्योंकि वेरिएबल साइज यूज कर रहे हैं, तो मतलब जो नेक्स्ट प्रोसेस आएगी अगर कोई 100 के बी की प्रोसेस आती है तो उसको यहाँ पे स्टोर कर देते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे बताया कि जैसे 200 के बी की मान लो कोई प्रोसेस आई, तो 200 के बी की प्रोसेस को, 200 के बी की प्रोसेस है, और मेमोरी में जो साइज है आपका वो भी कितना है, 100 यहाँ बचा, 50 यहाँ बचा, 20 यहाँ बचा, कितना हो गया, 150 और 170, सॉरी, इसको आप कर लो, इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लो, ठीक है, ये ज्यादा हो गई थोड़ी सी, 200 के बी नहीं, इसको कर लो 150 के बी, ठीक है, 150 के बी कर लो इसको, ठीक है, 150 के बी कर लो। तो देखो मेमोरी में साइज मेरे पास फिक्स वेरिएबल साइज का पार्टीशन 100 के बी, 50 के बी और 20 के बी अवेलेबल है,
लेकिन कितना हो गया सबको अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 170 हो जाएगा। और प्रोसेस कितना प्रोसेस को रिक्वायरमेंट कितना है, 150 केबी का। तो मतलब साइज होते हुए भी हम प्रोसेस P4 को कोई मेमोरी ब्लॉक एलोकेट नहीं कर पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे जो आपका ये वेरिएबल साइज के जो पार्टिशंस अवेलेबल हैं वो कंटिजियस मैनर में नहीं है, नॉन कंटिजियस मैनर में है। 100 केबी यहाँ पड़ा है, 50 केबी यहाँ पड़ा है, 20 केबी यहाँ पड़ा है, ठीक है। So that's why we are not able to allocate this 150 kb. Even we are having the size, even we are having the variable size partition size 150, 170 kb we are having, but we are not able to allocate 150 kb just because of non-contiguous nature of non-contiguous memory blocks available. Understood? Understood? ठीक है? Understood, my dear friends? Yes, sir. If any P4 processor is having whose size 150 kb, okay, 150 kb to run and memory is available, लिख लो इसको पूरा, 170 kb but in non-contiguous, but fragment in non-contiguous, but fragment is, जो भी फ्रेगमेंट्स अवेलेबल हैं, फ्रेगमेंट्स इज इन नॉन कंटिजियस, वो एक साथ अवेलेबल नहीं है पूरा का पूरा स्पेस, नॉन कंटिजियस, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे अवेलेबल है, ठीक है। सो हेयर एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पे कॉम्पैक्शन मेथड लेकर आए थे, कॉम्पैक्शन एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए कॉम्पैक्शन और पेजिंग यूज करते हैं, ठीक है। सो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन तो पूरा पूरा कभी भी रिमूव नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, वी विल यूज कॉम्पैक्शन और पेजिंग और सेगमेंटेशन टू यूज द फ्री स्पेस टू ए रन प्रोसेस। सो वी विल यूज, तो यहाँ लिखवा दे रहा हूँ आगे, इतना हमने लिख लिया यहाँ पर। तो जो स्पेस आपका बचा ना 150 और 20, ये 170 के भी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो गया। अंडरस्टूड एवरीवन गाइस, जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अगर क्वेश्चन आपको दिया जाए, बताया जाए कि यहाँ पर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन यूज कर रहा है, यहाँ पे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन यूज कर रहा है, कुछ प्रोसेस आपको दे दी जाए, उसके बाद पूछे क्या कितना एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन आ रहा है, कितना इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आ रहा है, तो कर लोगे सभी लोग, ठीक है। अंडरस्टूड? Yes, sir. चल, यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो। तो पॉइंट वो लिख ही चुके हैं, क्यों दोबारा लिखे, यहाँ पे तो लिख ही चुके हैं ना इस पॉइंट को, यहाँ पे तो लिख ही चुके हैं ना, कॉम्पैक्शन या पेजिंग यूज करेंगे। सीधे कॉम्पैक्शन में आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ, कॉम्पैक्शन होता क्या है, कॉम्पैक्शन मेथड के थ्रू हम लोग कैसे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। कॉम्पैक्शन मेथड के थ्रू कैसे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को रिमूव कर सकते हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर दे रहा हूँ यहाँ पे। सो मैंने बताया था कॉम्पैक्शन मेथड आपका क्या होता है, कॉम्पैक्शन मेथड आपका क्या होता है, ठीक है। इन कॉम्पैक्शन मेथड, और ये ऐसे लिखो, कॉम्पैक्शन मेथड, इन कॉम्पैक्शन मेथड we need to move, सिंपल लैंग्वेज में लिखवा देता हूँ, ऑल दी नॉन कंटिजियस मेमोरी ब्लॉक्स, ऑल दी नॉन कंटिजियस मेमोरी ब्लॉक्स जो सिक्वेंशियल मैनर में नहीं है, ऑल दी नॉन कंटिजियस memory blocks either top of the memory or bottom of the memory, bottom of the memory. दिस इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, दिस इज नॉट, इसने कॉम्पैक्शन ने कहा कि ये भैया इसको इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं, वो आप भी, आपको ही पता चल रहा होगा कि या तो ये सारे के सारे टॉप पे भेज दो तो 170 केबी का एक ब्लॉक बन जाएगा, 170 150 केबी की प्रोसेस आ रही है, 170 में से आप 150 उसको एलोकेट कर दोगे, ठीक है। तो मिनिमाइज कर सकते हो, कम कर सकते हो। इन कॉम्पैक्शन मेथड वी नीड टू मूव ऑल द नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी either top of the memory or bottom of the memory. This method is not possible practically. This method is not possible or efficient practically.
तो ये रहा आपका कॉम्पैक्शन मेथड। अंडरस्टूड एवरीवन? एवरीवन अंडरस्टूड माय डियर फ्रेंड्स? कॉम्पैक्शन मेथड क्या होता है? कॉम्पैक्शन मेथड ने सिर्फ एक ही बात कही थी कि भाई एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन जो आ रहा है तो वो आप रिमूव कैसे कर सकते हो, या तो सारे के सारे मतलब उसको मिनिमाइज कर सकते हो, या तो सारे के सारे आप जो है जितने भी नॉन कंटीन्यूअस मेमोरी ब्लॉक्स अवेलेबल हैं उनको टॉप पे शिफ्ट कर दो या बॉटम पे, तो एक जगह आ जाएगा वो स्पेस। जब एक जगह आ जाएगा तो उसको हम किसी उस साइज की प्रोसेस को या उससे लेस देन या उससे इक्वल साइज की प्रोसेस को एलोकेट कर सकते हैं। यस और नो? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो ये मेथड थे कुछ जो हम लोगों ने यहाँ डिस्कस कर लिए। मैंने एक न्यूमेरिकल लेके आपको समझा भी दिया। कहीं कहीं गेट में तो कभी नहीं पूछा गया ऐसा क्वेश्चन, कहीं कहीं वो पूछ लेते हैं कि ये फिक्स साइज पार्टीशन यूज कर रहे हैं, इतने पार्टीशन है, इतनी प्रोसेस है, तो कितना टोटल आपका एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन आएगा, कितना टोटल इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आएगा। और क्वेश्चन में वो आपको साफ साफ देंगे कि फिक्स पार्टीशन यूज कर रहे हैं कि आपका वेरिएबल पार्टीशन यूज कर रहे हैं। तो अभी मेन कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वेरिएबल साइज भी डिस्कस कर चुके हैं, आपका फिक्स साइज भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ठीक है। वेरिएबल फिक्स साइज में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, वेरिएबल साइज में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए कॉम्पैक्शन होता है, पेजिंग होता है। ठीक है, ठीक है। तो और वहां पे उसको रिमूव करने के लिए, उसको मिनिमाइज करने के लिए बेस्ट फिट एल्गोरिथम है। अंडरस्टूड? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को। ठीक है, चल तो अभी यहाँ डिस्कस कर लेते हैं भाई। नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन स्टार्ट करते हैं। नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन स्टार्ट करते हैं। मतलब जो प्रोसेस के जो आपके पेजेस हैं वो नॉन कंटीजियस मेमोरी, नॉन कंटीजियस तरीके से कहीं ना कहीं पड़े होते हैं, क्योंकि प्रोसेस पेजेस में डिवाइड होती है। अभी तक हम पूरे पूरे प्रोसेस की बात कर रहे हैं, वो सिंगल लोकेशन पर ही है, लेकिन मेमोरी स्पेस आपका नॉन कंटीजियस इन नेचर था। ठीक है, तो नॉन कंटीजियस मेमोरी आपकी कंटीजियस थी, मतलब सिंगल प्लेस पे ही प्रोसेस जा रही थी, लेकिन उसके बाद जो स्पेस बच रहा था वो नॉन कंटीजियस नेचर में था, नॉन कंटीजियस नेचर में था। ठीक है, स्पेस जो था आपका यहाँ पे नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन है, मतलब आपका प्रोसेस सिंगल प्लेस प्रोसेस जो होगी वो पेजेस में डिवाइड होगी, और वो पेजेस आपके सेगमेंट या पेजेस में डिवाइड होगी या सेगमेंटेशन में डिवाइड होगी, वो आपके सेगमेंट टेबल में या पेज टेबल में डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे जा सकती है। ठीक है, तो पूरी की पूरी प्रोसेस एक सिंगल प्लेस पे स्टोर नहीं हो रही। जबकि अगर कोई डिफरेंस पूछे आपसे इंटरव्यू में, आईआईटी में जब आपका सिलेक्शन हो जाए इंटरव्यू में, तो कोई आपसे पूछे कि आप बताओ डिफरेंस नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन और कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन में, तो कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन में पूरी की पूरी प्रोसेस, चाहे वो फिक्स पार्टीशन है या वेरिएबल पार्टीशन है, एक सिंगल प्लेस पे जा रही है। वहां प्रोसेस पेजेस में डिवाइड नहीं हो रही, क्योंकि प्रोसेस के पेज डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे जाके स्टोर हो रहे हैं। नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन में क्या है, प्रोसेस आपके या तो पेजेस में डिवाइड हो रही है सेगमेंटेशन में, और वो पूरी की पूरी उस प्रोसेस के सारे पेज एक साथ स्टोर नहीं हो रहे आपके मेमोरी में, वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे जाके स्टोर हो रहे हैं। अंडरस्टूड? अभी और समझ जाओगे जब आगे पढ़ेंगे। मैंने आपको बेसिक आइडिया देने के लिए समझा दिया। अंडरस्टूड एवरीवन? दिमाग में बात गई सबके कि क्या है नॉन कंटेजियस और कंटेजियस? अंडरस्टूड? कंफ्यूज नहीं होना है, समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, तो नॉन कंटेजियस मेथड का जो पहला ही आपका भैया सबसे पहली टेक्निक है, वहां मैंने आपको बताया था पेजिंग और सेगमेंटेशन है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे व्हाट? पेजिंग। तो नॉन कंटेजियस का जो मैंने अभी आपको बताया वो लिख भी लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इट अलाउज टू स्टोर, इट अलाउज टू स्टोर, वो अलाउ नहीं करती थी, ये अलाउ करती। इट अलाउज टू स्टोर पार्ट्स ऑफ ए सिंगल प्रोसेस। पार्ट्स मतलब पार्ट्स ऑफ ए सिंगल प्रोसेस, सिंगल प्रोसेस अभी सिंगल प्रोसेस, पार्ट्स ऑफ ए सिंगल प्रोसेस, ओके, इन ए नॉन कंटीजियस फैशन, इन ए नॉन कंटीजियस फैशन, नॉन कंटीजियस। तो वहां पूरी की पूरी प्रोसेस एक सिंगल प्लेस पे जाती थी, यहाँ प्रोसेस आपके पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। यहाँ प्रोसेस आपके पार्ट्स में, उस कंटीजियस मेमोरी लोकेशन में प्रोसेस में जितने भी पार्ट्स थे वो एक ही सिंगल प्लेस पे जाके स्टोर हो रहे थे।
लेकिन यहाँ पे जो पार्ट्स हैं आपके सिंगल प्रोसेस के वो नॉन कंटिन्यूअस फैशन में डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे जाके स्टोर हो रहा है। सीपीयू को जैसे जैसे उस प्रोसेस के पेजेस की जरूरत पड़ेगी उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, वैसे वैसे वो वहां से उसको कॉल करता रहेगा, ठीक है, एक साथ नहीं स्टोर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, तो इसका मतलब क्या हो गया, 10 different parts of the same process, thus different parts of the same process, different parts of the same process can be stored, can be stored at different places, can be stored at different places in the main memory, ठीक है। तो मेन मेमोरी में आपके प्रोसेस के डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे जाते हैं नॉन कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन पे, जबकि कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन पे प्रोसेस के जितने भी पार्ट्स हो वो सिंगल प्लेस पे जाके स्टोर हो जाते हैं। बात समझ में आ गई, किस तक बात समझ में आ गई, दोनों में डिफरेंस कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में और नॉन कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में डिफरेंस समझ में आ गया क्रिस्टल क्लियर मैनर में। अगर कोई आपसे पूछे तो बहुत पूछा जाता है, बता दोगे अच्छे से उसको, ठीक है भाई, बता दोगे जितने भी लोग बैठे हैं, अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. ठीक है। देन अब हम लोग सबसे पहली जो टेक्निक यहाँ पे यूज करते हैं वो है पेजिंग। अब मेन सिस्टम आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। नॉन कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन जो है, ठीक है, उसमें हम लोग जो पढ़ेंगे, जो चीज़ें जो पढ़ेंगे वो पेजिंग है, सेगमेंटेशन है, मल्टी लेवल पेजिंग है, इन्वर्टेड पेजिंग है, सेगमेंटेड पेजिंग है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे वन बाय वन करके, ठीक है। सो पेजिंग में क्या होता है आपका, पेजिंग में आपका क्या होता है, पेजिंग आपकी फिक्स साइज पार्टीशन है। पेजिंग आपकी क्या है, फिक्स साइज पार्टीशन स्कीम है, क्योंकि यहाँ पर आपका पेज साइज क्या होता है, फिक्स होता है। मान लो कोई प्रोसेस आई आपकी 100 KB की, ठीक है, कोई प्रोसेस आपकी आई 100 KB की और पेज साइज आपका कितना है, ठीक है, पेज साइज आपका 1 KB है, तो पहले नंबर ऑफ पेजेस में डिवाइड हो जाएगी वो, 100 KB को 1 से डिवाइड करेंगे 100 पेजेस हो जाएंगे। तो पेज साइज यहाँ पे क्या होता है, फिक्स्ड होता है। बेस्ड ऑन द पेज साइज हम प्रोसेस को पेजेस में डिवाइड करते हैं और उन पेजेस को हम लोग जाके पेज टेबल में स्टोर करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कर देते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे लिख लो, पेजिंग इज ए फिक्स साइज पार्टीशनिंग स्कीम। तो जब पेजिंग आपकी फिक्स साइज पार्टीशनिंग स्कीम है तो किससे सफर करेगा ये, डेफिनेटली किससे सफर करेगा, Internal fragmentation. इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। पेजिंग इज ए फिक्स साइज, तो ये भले ही इससे हम लोग एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन रिमूव कर दें बट इंटरनल फ्रेगमेंटेशन से तो सफर करेगा ही करेगा। पेजिंग इज ए फिक्स साइज पार्टीशनिंग स्कीम, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, थ्योरेटिकल। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी जो अवेलेबल होती है, ठीक है, वहां पर हम लोग क्या करते हैं, वहां पर हम लोग सेकेंडरी मेमोरी को, ये या सिंपली आप ऐसे कह सकते हो, सेकेंडरी मेमोरी आपके नंबर ऑफ पेजेस में डिवाइड होती है और मेन मेमोरी आपके, ठीक है, मेन मेमोरी आपके जो है, मेन मेमोरी आपके नंबर ऑफ स्लॉट्स या पेज साइज में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो अभी हम लोग देख लेंगे वो क्या चीज है। पेजिंग इज ए फिक्स साइज पार्टीशनिंग स्कीम, ओके। इन पेजिंग, in paging secondary memory, पेजिंग में जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी और मेन मेमोरी दोनों डिवाइड होती हैं आपके इक्वल नंबर ऑफ फिक्स साइज पार्टीशन में, क्योंकि जो पेज साइज होता है उसी के बेसिस पे सेकेंडरी मेमोरी को भी डिवाइड करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी पेजेस में डिवाइड होती है आपकी, ठीक है, और जो मेन मेमोरी होती है उसको भी डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन द पेज साइज ओनली। इन पेजिंग सेकेंडरी मेमोरी एंड मेन मेमोरी, मेन मेमोरी आपके फ्रेम्स में डिवाइड होती है, नंबर ऑफ फ्रेम्स में डिवाइड हो जाती है, और सेकेंडरी मेमोरी आपके किस में डिवाइड होती है, पेजेस में डिवाइड होती है। तो ये हमेशा याद रखना, इन पेजिंग स्कीम सेकेंडरी मेमोरी एंड मेन मेमोरी, ओके, are divided into
फिक्स साइज पार्टीशंस, फिक्स साइज पार्टीशंस, ठीक है। द पार्टीशंस ऑफ सेकेंडरी मेमोरी आर कॉल्ड एज पेजेस, एज आई हैव टोल्ड यू, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं, लिख भी लेते हैं। द पार्टीशंस ऑफ सेकेंडरी मेमोरी are called as pages, आर कॉल्ड एज पेजेस, उनको हम लोग पेजेस कहते हैं। तो हमेशा याद रखना, सेकेंडरी मेमोरी आपके पेजेस में डिवाइड होती है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं तो, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी हमेशा आपके पेजेस में डिवाइड होगी, और मेन मेमोरी, द पार्टीशंस ऑफ मेन मेमोरी, द पार्टीशंस ऑफ मेन मेमोरी आर कॉल्ड as frames, are called as frames, are called as frames, okay। क्या कहते हैं इसको? आर कॉल्ड एज फ्रेम्स, ठीक है। पेजिंग हम लोग करते क्यों है बेटा? पेजिंग हम लोग करते क्यों है ये भी आपको पता होना चाहिए। पेजिंग हम लोग करते क्यों है? पेजिंग हम लोग करते क्यों है? जो सीपीयू हमारा होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो हमेशा लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है। हमेशा क्या जनरेट करता है बेटा? लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है, ठीक है। लॉजिकल एड्रेस मतलब सेकेंडरी मेमोरी का एड्रेस जनरेट करता है। ध्यान से सुनना, सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग लॉजिकल मेमोरी भी कहते हैं, या लॉजिकल एड्रेस स्पेस भी कहते हैं। लॉजिकल मेमोरी भी कह लो, कोई दिक्कत नहीं है, या लॉजिकल एड्रेस स्पेस कहो, कोई दिक्कत नहीं है। मेन मेमोरी को हम लोग फिजिकल मेमोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिकल मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। अंडरस्टूड? तो सेकेंडरी मेमोरी को लॉजिकल मेमोरी भी कह देते हैं, मेन मेमोरी को फिजिकल मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। तो सीपीयू हमेशा, सीपीयू इनिशियली जो आपका प्रोग्राम पड़ा होता है वो सेकेंडरी मेमोरी में पड़ा होता है। इनिशियली जो प्रोग्राम आपका पड़ा होता है वो सेकेंडरी मेमोरी में पड़ा होता है। तो सीपीयू को जब भी उस प्रोग्राम के पेजेस की जरूरत पड़ेगी उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, या प्रोसेस के पेज की जरूरत पड़ेगी उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, तो वो कौन सा एड्रेस जनरेट करेगा? लॉजिकल की फिजिकल? लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा। और लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल, क्योंकि आपको जब प्रोसेस बन जाएगी तो मेन मेमोरी में आ जाती है, तो लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेट करने के लिए हम लोगों को जरूरत पड़ी किसकी? पेजिंग की। किसकी जरूरत पड़ी? पेजिंग की, ठीक है। सो चाहे वो पेजिंग हो, सेगमेंटेशन हो, इन्वर्टेड पेजिंग हो, ओके, या आपकी सेगमेंटेड पेजिंग हो, मल्टी लेवल पेजिंग हो, आपका वहां पर क्या हो रहा होता है? लॉजिकल एड्रेस फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेट हो रहा होता है, ओके। सो ये बात हमेशा याद रखना, टू ट्रांसलेट लॉजिकल एड्रेस इनटू फिजिकल एड्रेस, वी नीड पेजिंग। पेजिंग की जरूरत पड़ी, या पेजिंग में सिंपली हम यही कर रहे होते हैं, लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेट कर रहे होते हैं। ऐसा क्यों कर रहे होते हैं? ऐसा क्यों कर रहे होते हैं? जस्ट बिकॉज सीपीयू ऑलवेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सब, सीपीयू ऑलवेज जनरेट्स ए लॉजिकल एड्रेस, सीपीयू हमेशा सेकेंडरी मेमोरी का एड्रेस जनरेट करेगा, लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा। ए फिजिकल एड्रेस इज नीडेड टू एक्सेस द मेन मेमोरी, ओके। जबकि जबकि आपको मेन मेमोरी को एक्सेस, जहाँ पे प्रोसेस पड़ी होगी, ठीक है, जब प्रोग्राम अंडर द एग्जीक्यूशन आ जाता है तो प्रोसेस बन जाती है, और जबकि हमें जरूरत पड़ती है किसकी? फिजिकल एड्रेस की, ठीक है। ए फिजिकल एड्रेस इज, सो ट्रांसलेट करने की जरूरत पड़ेगी। ए फिजिकल एड्रेस इज नीडेड टू एक्सेस द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी को एक्सेस करने के लिए फिजिकल एड्रेस की जरूरत पड़ती है, लॉजिकल एड्रेस की नहीं, इसलिए लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करते हैं। फिजिकल एड्रेस इज नीडेड टू एक्सेस द मेन मेमोरी, दैट्स वाई, यही रीजन है, अगर कोई आपसे पूछे तो,
that's why we need to translate logical address into physical address. तो इतने सारे पॉइंट समझ में आए। ये आपकी जो ये पेजिंग है, ये फिक्स साइज मेमोरी पार्टीशन करती है, ठीक है। यहाँ पे फिक्स साइज का पेज होता है, ठीक है। तो पेजिंग आपकी क्या है बेटा, पेजिंग आपकी यूजर ओरिएंटेड नहीं है, ठीक है। यूजर ओरिएंटेड टेक्निक नहीं है, नॉन कंटीजियस टेक्निक नहीं है। यूजर ओरिएंटेड का मतलब है कि यहाँ पर फिक्स साइज का पेज है, ठीक है। तो यूजर ओरिएंटेड नहीं है। तो यूजर ओरिएंटेड बनाने के लिए हमारे पास कौन सी टेक्निक है आपका, हमारे पास टेक्निक है आपकी सेगमेंटेशन, जहां पे आपका सेगमेंट साइज आपका वेरिएबल नहीं होता वो, ठीक है। वो आपका सॉरी फिक्स नहीं होता, वो फिक्स साइज होता, फिक्स इन नेचर होता है। क्या होता है वो, फिक्स इन नेचर होता है। तो यहाँ पे मैं कुछ फॉर्मूले लिख देता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लो। इन पेजिंग देयर इज ए फिक्स साइज पेज, फिक्स साइज पेज, ओके। हम लोग यहाँ पे फिक्स साइज पेज यूज करते हैं, देयर इज ए फिक्स साइज पेज, ठीक है। सो नंबर ऑफ पेजेस आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ये दो तीन फॉर्मूले हैं। नंबर ऑफ पेजेस इक्वल टू व्हाट, सेकेंडरी मेमोरी एड्रेस, सेकेंडरी मेमोरी और लॉजिकल मेमोरी डिवाइड बाई पेज साइज, जो भी आपका पेज का साइज होगा फिक्स होता है वो तो खैर। नंबर ऑफ पेजेस आप सेकेंडरी मेमोरी का जो भी आपको साइज गिवन होगा उसको पेज साइज से डिवाइड करके कैलकुलेट कर लोगे। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कुछ ये। और नंबर ऑफ फ्रेम्स अगर आपको निकालने होंगे तो आप क्या करोगे, जो भी आपकी फिजिकल मेमोरी होगी, या आपकी मेन मेमोरी होगी, होगी, उसको डिवाइड करोगे पेज साइज से। नंबर ऑफ फ्रेम्स कैलकुलेट हो जाएंगे आपके, ठीक है। यहाँ पे आपका पेज साइज इक्वल टू क्या होता है, फ्रेम साइज। पेज साइज इक्वल टू क्या होता है, फ्रेम साइज। तो मेन मेमोरी में जो फ्रेम का साइज भी बनाएंगे वो पेज साइज के इक्वली बनाएंगे, जिससे कि आपकी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन ज्यादा ना, आपका ज्यादा मेमोरी वेस्टेज ना हो, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। सब कुछ सबने ये इतना लिख लिया यहाँ पे, सबने इतना यहाँ पे लिख लिया, कॉपी कर लिया सबने। Everyone noted down, my dear friends, still here? Yes, sir. ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका, यहाँ पे जो भी आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है, ठीक है, वो इक्वल नंबर ऑफ फिक्स साइज पार्टीशन में डिवाइड हो जाती है। उनको हम लोग कहते हैं पेजेस। जो आपकी मेन मेमोरी होती है वो इक्वल नंबर ऑफ फिक्स साइज के पार्टीशन में डिवाइड हो जाती है। उनको हम लोग कहते हैं फ्रेम्स। तो यहाँ पे फ्रेम्स आके स्टोर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे पेजेस या फ्रेम नंबर ये होता है यहाँ पर, उनमें पेजेस आके स्टोर होते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लॉजिकल एड्रेस में आपकी दो चीजें निकल के आती हैं, ठीक है। जो भी आपका लॉजिकल एड्रेस होता है, नोट करके लिख लो यहाँ पे। सीपीयू हमेशा लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है। पहले तो मैं आपको कुछ बेसिक बता दे रहा हूँ। तो लॉजिकल एड्रेस आपका दो चीज में डिवाइड होता है, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक तो पेज नंबर, और एक होता है आपका पेज ऑफसेट, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, और पेज नंबर को पी से डिनोट करते हैं, पेज नंबर को पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये लॉजिकल एड्रेस जो भी जनरेट करता है सीपीयू, आपके दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। एक तो पेज नंबर में, दूसरा पेज ऑफसेट में, दूसरा किसमें, पेज ऑफसेट में, ठीक है। सो पेज नंबर यहाँ पे क्या होता है, लॉजिकल एड्रेस में पेज नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, इतना सबने नोट डाउन कर लिया यहाँ पे।
Everyone noted down till here? Yes, sir. पेजिंग इज नॉट ए यूजर ओरिएंटेड, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेजिंग इज नॉट ए यूजर ओरिएंटेड। पेजिंग आपका यूजर ओरिएंटेड क्यों नहीं है, इसका मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, ध्यान से सुन लो, वो आपके दिमाग में बस जाएगा। सपोज आपने कोई प्रोग्राम बनाया, ठीक है, आपने कोई प्रोग्राम बनाया, ठीक है, और प्रोग्राम में कोई मेथड डिसाइड किया, मेथड मेथड मान लीजिए आपने रन का, मान लीजिए एडिशन ऑफ टू नंबर का मेथड बनाया, तो उस मेथड का साइज, जो मेथड का साइज कितना है, मान लीजिए 200 केबी का है, मतलब वो पूरा का पूरा मेथड 200 केबी का है। और अगर हम लोग ने पेजिंग स्कीम यूज की, और पेजिंग में हम लोगों ने क्या किया, सेकेंडरी मेमोरी को नंबर ऑफ पेजेस में डिवाइड किया, वो 100 केबी के पेजेस में डिवाइड किया ना, पेज साइज कितना था, 100 केबी का था। और मेरा जो फंक्शन डिसाइड किया, फंक्शन जो हम लोगों ने प्रोग्राम में बनाया था यूजर ने, वो 250 केबी का था। तो अब क्या करेगा, बिना कुछ देखे पेजिंग स्कीम क्या करेगी, बिना कुछ देखे उस फंक्शन को 3 पार्टीशन में डिवाइड कर देगी, और सेकेंडरी मेमोरी में जो 3 पेजेस में स्टोर कर देगी, मतलब उस फंक्शन के लिए 3 पेजेस बना देगी, क्योंकि यहाँ पे फिक्स साइज का पार्टीशन यूज कर रहे हैं। तो इसलिए वो यूजर ओरिएंटेड नहीं है। जब भी यूजर उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने को देगा सीपीयू को, तो सीपीयू क्या करेगा, उन 3 पेजेस को बार बार कॉल करेगा, मतलब पहले एक पेज कॉल करेगा उस फंक्शन का, फिर दूसरा पेज, फिर तीसरा पेज, जब तक कि उसको तीनों पेज एक साथ नहीं मिल जाते उस फंक्शन के, तब तक वो उस फंक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। तो इसलिए आपका जो पेजिंग है वो यूजर ओरिएंटेड नहीं है। बात समझ में आ गई? जबकि यही बात अगर सेगमेंटेशन में होती, तो सेगमेंटेशन में क्या है, वहां पे सेगमेंट साइज वेरिएबल होता है, वो वेरिएबल पार्टीशन मेथड को यूज करती है सेगमेंटेशन, ठीक है। तो वहां पर वो क्या करता है, वो 250 केबी का एक अलग से पार्टीशन क्रिएट कर देता और पूरे के पूरे मेथड को एक ही प्लेस पे जाके स्टोर कर देता। अंडरस्टूड? समझ में आई बात? समझ में आ गई बात? इसको अपने तरीके से लिखना चाहो तो लिख भी लो, पेजिंग इज नॉट ए यूजर ओरिएंटेड क्यों नहीं है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ठीक है। सर ये एग्जाम्पल वापस रिपीट कीजिए ना, आपने जो बोला। हाँ, इस एग्जाम्पल में क्या है, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे इसको लिखवाना, ठीक, ठीक है। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ पेजिंग इज नॉट ए यूजर ओरिएंटेड, पेजिंग आपका यूजर ओरिएंटेड नहीं है, क्योंकि प्रोग्राम कौन क्रिएट करता है, यूजर क्रिएट करता है। ठीक है, मान लीजिए आपने कोई प्रोग्राम बनाया, उसमें कोई फंक्शन है, एडिशन का फंक्शन है, जिसका साइज जो आपका मेमोरी में कितना स्पेस लेगा, 250 केबी का स्पेस लेगा, अगर एक साथ स्टोर होगा तो, ठीक है। बट हम लोग पेजिंग स्कीम यूज कर रहे हैं जहाँ पे पेज साइज मान लीजिए 100 केबी का है, तो सेकेंडरी मेमोरी में जो आपके स्लॉट्स बनेंगे वो 100 केबी के बनेंगे ना। तो वो 250 केबी का जो फंक्शन है वो सेकेंडरी मेमोरी में 3 पेजेस में जाके स्टोर होगा, 3 पेजेस में जाके स्टोर होगा, क्योंकि साइज कितना है, 250 केबी का है, तो 3 पेजेस में जाके स्टोर होगा। जब तक कि सीपीयू को वो सारे के सारे पेजेस उस फंक्शन के एक साथ नहीं मिल जाते, तब तक वो फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये डिसएडवांटेज है आपके पेजिंग का, इसलिए यूजर ओरिएंटेड नहीं है। जबकि अगर सेगमेंटेशन में बात करूं, वो आपका वेरिएबल है, वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग पर बेस्ड है सेगमेंटेशन। तो वहां पे वो क्या करता है, एक सेगमेंट क्रिएट कर देगा 250 केबी का, पूरे के पूरे फंक्शन को एक उस सेगमेंट में जाके स्टोर कर देगा, और ठीक है, एक ही बार में पूरा का पूरा फंक्शन सीपीयू एग्जीक्यूट कर लेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? यस सर। अभी ठीक है, सिंपल सी कहानी है, अपने तरीके से लिख लो, आपको जैसे भी लिखना हो, यूजर यूजर ओरिएंटेड क्यों नहीं है, और सेगमेंटेशन आपका क्यों यूजर ओरिएंटेड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बताया था कि लॉजिकल एड्रेस आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, फिजिकल पेज नंबर और पेज ऑफसेट में। ठीक है, पेज नंबर और पेज ऑफसेट में। तो यहाँ पे जो पेज नंबर होता है आपका, वो क्या, यहाँ पे जो आपका पेज नंबर होता है वो क्या स्पेसिफाई करता है, पेज नंबर, पेज नंबर स्पेसिफाई द स्पेसिफिक पेज ऑफ द प्रोसेस, पेज नंबर specifies the specific page of the process from which CPU wants to read the data, from which CPU wants to read the data। तो जब वो लॉजिकल एड्रेस आपका 2 एड्रेस में कन्वर्ट हो जाएगा, पेज नंबर और पेज ऑफसेट में, तो पेज नंबर से ये पता चल जाएगा कि सीपीयू किस वाले प्रोसेस के किस वाले पेज से जो है डेटा को रीड करना चाहता है, या किस वाले पेज को कॉल करना चाहता है। ठीक है, सीपीयू वांट्स टू रीड द डेटा, वांट्स टू रीड द डेटा।
यानी सीपीयू को प्रोसेस के किस पेज की जरूरत पड़ी है एग्जीक्यूशन के लिए, रीड द डेटा, पेज नंबर। और पेज ऑफसेट क्या बताएगा आपको यहाँ पर, पेज ऑफसेट specifies the specific word, okay, on the page that CPU wants to read, on the page that CPU wants to read। ठीक है, तो ये दो चीजें हो गई आपकी, एक पेज नंबर होता है, एक पेज ऑफसेट होता है। पेज नंबर आपका स्पेसिफिक प्रोसेस का पेज बताता है जिससे सीपीयू डेटा रीड करना चाहता है, और पेज नंबर में भी आपके ऑफसेट होते हैं, और पेज ऑफसेट ये बताएगा कि कितने साइज का डेटा वो एक बार में एक्सेस कर सकता है, रीड कर सकता है। तो पेज ऑफसेट इज नथिंग, वर्ड ऑन द पेज इज नथिंग बट व्हाट, पेज साइज। ठीक है, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। तो इतनी चीजें आप यहाँ पर पहले नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, हमें क्या करना होता है, हमें क्या करना होता है बेटा, हमें आपके पेज नंबर को फ्रेम नंबर में ले जाके स्टोर, जो मेन मेमोरी होती है आपकी नंबर ऑफ फ्रेम्स में डिवाइड हो जाती है, और जो प्रोसेस होती है नंबर ऑफ किसमें, नंबर ऑफ पेजेस में डिवाइड हो जाती है। तो हमें क्या करना होता है, हमें पेजेस को फ्रेम के साथ मैप करना होता है, पेजेस को फ्रेम के साथ मैप करना होता है। पेजेस को आपको किसके साथ मैप करना होता है, फ्रेम के साथ मैप करना होता है। तो उसको मैप करने के लिए हमारे पास टेबल होती है जिसको हम लोग कहते हैं पेज टेबल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेज टेबल कहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं पेज टेबल। तो वही पेज टेबल यहाँ पे लिख लेते हैं, थोड़ा सा उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, पेज टेबल की डेफिनेशन थोड़ा सा लिख लेते हैं। ठीक है, तो पेज टेबल के थ्रू हम लोग मैपिंग कराते हैं, पेज टेबल के थ्रू हम लोग मैपिंग कराते हैं, जहां से आपका सीपीयू मेन मेमोरी को एक्सेस करके उस पेजेस को उठा लेता है जिस पेज की उसको जरूरत होती है। ठीक है, तो पेज टेबल मेरी क्या होती है, समझ में आ गया ना पूरा का पूरा प्रोसेस। देखो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे हो क्या रहा है, सीपीयू को जब भी किसी भी पेज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो वो लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा। लॉजिकल एड्रेस आपका दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, आपका पेज नंबर में और पेज ऑफसेट में। पेज नंबर आपका बताएगा कि किस पर्टिकुलर पेज को वो मेन मेमोरी से एक्सेस करना चाहता है, मतलब किस पर्टिकुलर पेज को आपको सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में रखना है, जिसको सीपीयू एक्सेस करना चाहता है, रीड करना चाहता है। ठीक है, तो इसको मैपिंग करने के लिए, आपके पेजेस को फ्रेम के साथ मैप करने के लिए, मेन मेमोरी के साथ मैप करने के लिए कि कौन सा पेज किस मेन मेमोरी में किस फ्रेम में पड़ा हुआ है, हमारे पास पेज टेबल होती है। हमारे पास क्या होती है, पेज टेबल होती है। अंडरस्टूड, पेज टेबल समझ में आई क्या होती है। ठीक है, तो पेज टेबल provides the corresponding फ्रेम नंबर। पेज टेबल आपका क्या प्रोवाइड करेगा, कॉरस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर प्रोवाइड करेगा, किसको, सीपीयू को, जहां पर आपका उस प्रोसेस का वो पेज नंबर पड़ा होगा जिसको सीपीयू को जरूरत है। पेज टेबल प्रोवाइड द कॉरस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर, ओके, वेयर that page is stored, okay, in the main memory। मेन मेमोरी तो आपके फ्रेम्स में डिवाइड हो रही है, यस और नो। तो पेज टेबल जो यहाँ पे जो एक मेथड है जो आपका क्या करेगी, मैपिंग करेगी आपके पेज नंबर को फ्रेम नंबर से मेन मेमोरी में, जिससे सीपीयू को पता चल जाएगा कि किस पर्टिकुलर फ्रेम नंबर पे वो पेज पड़ा हुआ है जिसकी उसको जरूरत है। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड बेटा, अंडरस्टूड। यस सर। ठीक है, तो पेज टेबल में आपका क्या होता है, पेज टेबल में आपका फ्रेम नंबर मिलता है, पेज टेबल में आपका फ्रेम नंबर मिलता है कि किस वो फ्रेम नंबर किस पर्टिकुलर फ्रेम में पड़ा हुआ है, उस फ्रेम नंबर से आपका मेन मेमोरी में जाकर आपका जो है
सीपीयू एक्सेस कर लेता है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे जो पेज टेबल का स्ट्रक्चर देखना चाहोगे तो पेज टेबल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। और आपके पेज टेबल में कितने नंबर ऑफ एंट्रीज होंगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पेज टेबल में ये बता रहा हूँ, ठीक है। पेज नंबर में, जैसे ये आपका पेज टेबल है, तो पेज टेबल में आपके पेज टेबल में आपकी कितने नंबर ऑफ एंट्रीज होंगी, जितने नंबर ऑफ पेजेस में आपकी सेकेंडरी मेमोरी डिवाइड हुई होगी, जितने नंबर ऑफ पेजेस होंगे उतने ही नंबर ऑफ एंट्रीज होंगी आपके पेज टेबल में। सो नंबर ऑफ एंट्रीज, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। नंबर ऑफ एंट्रीज, अभी जब क्वेश्चंस वगैरह करेंगे तो सब समराइज हो जाएगा। नंबर ऑफ एंट्रीज इन पेज टेबल is equal to the नंबर ऑफ पेजेस। जो सेकेंडरी मेमोरी है वो जितने नंबर ऑफ पेजेस में डिवाइड हुई होगी उतने नंबर ऑफ एंट्रीज होंगी आपके पेज टेबल में। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? तो यहाँ पे क्या होगा, ये पेज टेबल में यहाँ पे ये P0, P1, P2 मान लीजिए पेजेस है, P4 पेजेस में डिवाइड होगा, P5, ठीक है। तो पेज टेबल में क्या होगा, कौन सा पर्टिकुलर पेज किस फ्रेम नंबर पे पड़ा हुआ है, वो फ्रेम नंबर यहाँ पर होगा। तो यहाँ से फ्रेम नंबर मिल जाएगा आपका सीपीयू को, फिर वो फ्रेम नंबर उस पर्टिकुलर फ्रेम नंबर पे जाके देखेगा कि कौन सा पेज पड़ा हुआ है। जैसे मान लो यहाँ पे, जैसे P1 पेज जो है इस कोई F1 मान लीजिए, कोई F2 मान लीजिए, F2 फ्रेम नंबर पे पड़ा हुआ है, तो यहाँ से फ्रेम नंबर मिल जाएगा। तो मेन मेमोरी में जाकर उस पर्टिकुलर फ्रेम नंबर पे देखेगा, उस पर्टिकुलर फ्रेम नंबर पे आपका पेज नंबर P1 पड़ा होगा, वहां से एक्सेस कर लेगा, ठीक है। तो ये बना लिया सबने, ये समझ में आया जो मैंने समझाने की कोशिश की। पेज टेबल में आपके यहाँ पे पेज एंट्रीज होती हैं, और वो कौन सा पेज किस पर्टिकुलर फ्रेम नंबर पे पड़ा होता है, वो फ्रेम नंबर उसका सीपीयू को मिल जाता है, सीपीयू उस पर्टिकुलर फ्रेम नंबर पे जाके मेन मेमोरी से उस पेज को एक्सेस कर लेता है। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? Yes, sir. सबको समझ में आया जितने लोग बैठे हुए हैं? किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना बेटा, दिक्कत बिल्कुल मत लेना। अभी तक जितना मैंने पेजिंग के बारे में बताया सबको समझ आया? पेजिंग में सीपीयू हमेशा लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है, लॉजिकल एड्रेस को क्या करना, लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि वहीं से वो पेज को उठाएगा कौन, सीपीयू, ठीक है। सीपीयू डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकता आपके सेकेंडरी मेमोरी से, वो इंटरेक्ट करता है मेन मेमोरी से, ठीक है। और यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी आपके नंबर ऑफ पेजेस में डिवाइड होती है, मेन मेमोरी नंबर ऑफ फ्रेम्स में डिवाइड होती है। नंबर ऑफ पेजेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी और लॉजिकल मेमोरी डिवाइड बाय पेज साइज इक्वल टू फ्रेम साइज होता है। पेज साइज यहाँ पे फिक्स होता है, इसलिए पेजिंग आपकी यूजर ओरिएंटेड नहीं होती टेक्निक, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने बताई, समझ में आई आप सबको? सेकेंडरी मेमोरी को लॉजिकल मेमोरी भी कहते हैं, मेन मेमोरी को फिजिकल मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। अभी तक कोई दिक्कत किसी को? अभी तक किसी को कोई दिक्कत हुई हो तो बताओ? नहीं ना? सर ये F2 आपने ये जो डाला है, एक मैंने मतलब मान ये लिया एक्सप्लेन बेटा, करिए। ऐसे ही मान लिया मैंने, हैं। देखो, ये आपकी मेन मेमोरी जब डिवाइड होगी फ्रेम्स में, तो यहाँ पे फ्रेम्स नंबर, कुछ नंबर दोगे ना, इंडेक्स प्रोवाइड करोगे ना, F0, F1, F2। तो मान लो इस F2 पे आपका P1 पड़ा है, तो इस पर्टिकुलर उसको फ्रेम नंबर मिल गया कि P1 F2 पे पड़ा है, तो इस मेन मेमोरी में जाके जहां पर F2 होगा, आपका फ्रेम नंबर F2 होगा, वहां से उस पेज को एक्सेस कर लेगा। अंडरस्टूड? अगर वो वहां पर नहीं होगा तो पेज फॉल्ट हो जाता है, तो उसको सेकेंडरी मेमोरी से फिर मेन मेमोरी में लाया जाता है, अगर मिस हो गया तो, ठीक है। समझ में आई कहानी? सर ये पेज टेबल मेन मेमोरी में होता है? पेज टेबल बेटा मेन मेमोरी में नहीं होता, ये सेकेंडरी मेमोरी जो आपकी होती है, सेकेंडरी मेमोरी को मेन मेमोरी से मैप करने के लिए एक पेज टेबल होती है। इसलिए तो मैंने ओके। बताया कि आपके पेज टेबल में कितनी एंट्रीज होंगी। नंबर ऑफ एंट्रीज इन द पेज टेबल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पेजेस, और नंबर ऑफ पेजेस में कौन डिवाइड हो रहा है, आपका सेकेंडरी मेमोरी। नंबर ऑफ पेजेस में कौन डिवाइड हो रहा है, आपका सेकेंडरी मेमोरी। तो जो सीपीयू लॉजिकल एड्रेस जनरेट कर रहा है, ठीक है, उसके बेसिस पर हम लोगों ने पता कर लिया कि कौन सा जो आपका पेज है किस पर्टिकुलर फ्रेम में है, तो उसके लिए पेज टेबल बना लेते हैं। और पेज टेबल में कितनी एंट्रीज होंगी, जितने नंबर ऑफ पेजेस होंगे। तो ये पेज टेबल आपकी मेन मेमोरी नहीं है बेटा, ठीक है। यस सर। ये एक अलग से ऐड की गई है मैपिंग प्रोवाइड करने के लिए, ये अलग से पेज टेबल ऐड की गई है,
तभी यही तो कॉन्सेप्ट पेजिंग है, जो मैप कर रहा है आपका लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस से। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट आपका पेजिंग है कि एक अलग से पेज टेबल बना देते हैं, तो उस पेज टेबल में कौन सा पेज किस पर्टिकुलर फ्रेम पे पड़ा हुआ है ये पता चल जाता है। ठीक है, पेज नंबर से ये पता चल जाता है कि कौन सा पेज पर्टिकुलर किस फ्रेम में पड़ा हुआ है। जब जब सीपीयू को फ्रेम नंबर पता चल जाएगा तो उस फ्रेम नंबर को आपके मेन मेमोरी में सर्च कर लेगा, क्योंकि मेन मेमोरी नंबर ऑफ फ्रेम्स में डिवाइड हो रही है, तो उस फ्रेम नंबर में जाके उस पेज को वहां से उठा लेगा। अभी समझ में आ गया? अभी समझ में आ गया बेटा? यस सर। अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा सब थ्योरेटिकल पढ़ा है, इस डायग्राम के थ्रू आपको सब क्लियर हो जाएगा। इसका डायग्राम देख लेते हैं। सपोज यहाँ पे मेरा कोई सीपीयू है। सीपीयू हमेशा क्या जनरेट करता है बेटा? सीपीयू हमेशा लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है। सीपीयू हमेशा लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है। ठीक है, लॉजिकल एड्रेस मैंने बताया था, लॉजिकल एड्रेस में आपके दो पार्ट होते हैं, वो दो चीजों में डिवाइड होता है कोई भी लॉजिकल एड्रेस। एक तो आपका पेज नंबर और एक आपका ऑफसेट। पेज ऑफसेट कहते हैं इसको, डी कहते हैं, पेज ऑफसेट। ठीक है, तो सीपीयू ने जब भी सीपीयू को कोई डेटा रीड करना है, कोई पेज एक्सेस करना है, ठीक है, तो वो फिजिकल एड्रेस जनरेट नहीं करता है, वो लॉजिकल, हमेशा लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है। लॉजिकल एड्रेस मतलब सेकेंडरी मेमोरी का एड्रेस जनरेट करता है। ठीक है, उसके बेसिस पर फिर उस लॉजिकल एड्रेस को मैप करना पड़ता है फिजिकल एड्रेस में, तब जाके सीपीयू उस पर्टिकुलर पेज को मेन मेमोरी से उठा पाता है। ठीक है, सो ये आपका क्या हो गया? ये आपका बेटा लॉजिकल एड्रेस हो गया। लॉजिकल एड्रेस मेरा आपके दो चीजों में डिवाइड हो जाता है, पेज नंबर और ऑफसेट। पेज नंबर और ऑफसेट। तो यहाँ पेज नंबर से, ठीक है, पेज नंबर से हमें क्या पता चल जाता है? यहाँ पे पेज टेबल मेंटेन करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं? पेज टेबल मेंटेन करते हैं एक। ठीक है, यहाँ पे एक पेज टेबल मेंटेन करते हैं। जो इक्वल नंबर ऑफ पेजेस में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, इस पेज टेबल में उतनी एंट्रीज होंगी जितने नंबर ऑफ पेजेस आपके सेकेंडरी मेमोरी में होंगे। जितने नंबर ऑफ पेजेस आपके कहाँ पर होंगे? सेकेंडरी मेमोरी में होंगे। ठीक है, जितने नंबर ऑफ पेजेस आपके कहाँ पर होंगे? सेकेंडरी मेमोरी में होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज मेरा P0 है, P1 है, P2 है, मैं ऐसे ही मान ले रहा हूँ। ठीक है, अभी कुछ जब क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग देख लेंगे। P6 है, ठीक है, P6 है। तो यहाँ पर मेरा सपोज कोई पर्टिकुलर फ्रेम नंबर, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर फ्रेम नंबर F2 यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, यानी इस F2 पर आपका पेज नंबर P2 पड़ा हुआ है। जैसे ही आपका ये फ्रेम नंबर पता चलेगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर फिजिकल एड्रेस जनरेट होगा। फिजिकल एड्रेस, क्योंकि फिजिकल एड्रेस क्यों जनरेट होगा बेटा? क्योंकि फिजिकल एड्रेस ही आपका नंबर ऑफ पेजेस में, फ्रेम्स में डिवाइड होता है। तो फ्रेम नंबर जैसे ही पता चलेगा पेज टेबल से, तो यहाँ पे फिजिकल एड्रेस जनरेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा? फ्रेम नंबर मिलेगा। फिजिकल एड्रेस आपके दो पार्ट में डिवाइड होता है, फ्रेम नंबर में और पेज ऑफसेट में। ठीक है, सिंपली इसको ऑफसेट ही कह लो, यहाँ पे भी ऑफसेट लिखा है तो इसको यहाँ पर भी ऑफसेट ही कह लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी इसको ऑफसेट ही कह लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका है फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस दो पार्ट में डिवाइड होता है, फ्रेम नंबर में और ऑफसेट में। क्योंकि मैंने बताया था आपको पेज नंबर इक्वल टू व्हाट? पेज साइज इक्वल टू फ्रेम साइज होता है। तो जो ऑफसेट का साइज यहाँ पर होगा, ठीक है, तो इसको ऊपर से दे लेते हैं, जो ऑफसेट का साइज आपका यहाँ पर होगा, ठीक है, जो ऑफसेट का साइज बेटा यहाँ पर होगा, वही साइज ऑफसेट का यहाँ पर भी होगा। ठीक है, आप अच्छे से बना लेना, यहाँ पर भी होगा। ये दोनों साइज आपस में क्या करेंगे? मैच करेंगे। ठीक है, ये दोनों साइज आपस में क्या करेंगे? मैच करेंगे। तो इस फ्रेम नंबर के बेसिस पर, इस फ्रेम नंबर के बेसिस पर वो क्या करेगा? फिजिकल एड्रेस के बेसिस पर जो मेन मेमोरी होगी वहां पे जाके सीपीयू क्या करेगा? अपना फ्रेम पेज नंबर वहां से पिक कर लेगा
और जब कभी ऐसा होता है कि आपको सीपीयू को वो पेज नंबर आपका मेन मेमोरी में नहीं मिलता है, तो पेज फॉल्ट अगर हो जाता है, पेज मिस हो जाता है, तो पेज फॉल्ट अगर हो जाता है, तो पेज फॉल्ट को अगर सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो पेज फॉल्ट, जब पेज फॉल्ट अगर होता है तो आपका सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में उस पर्टिकुलर पेज को लाया जाता है। ठीक है, तो जब भी कोई मिस होता है तो पेज फॉल्ट अगर हो जाता है, ये आपने पढ़ा ही होगा, बेसिक चीज है। मान लीजिए यहाँ पर एफ नॉट है, यहाँ पर एफ वन है और यहाँ पर एफ टू है। तो इस एफ टू में आपका कौन सा पेज नंबर होगा? पी टू होगा। ठीक है, पी टू होगा। नंबर ऑफ फ्रेम्स में डिवाइड होगा आपकी मेन मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ से वो क्या करेगा, एफ टू से इस पी टू को यहाँ से एक्सेस कर लेगा। सिंपल सी ये कहानी है आपके लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में मैप करने की, लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में मैप करने की। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी होंगी आपकी पेज टेबल में? तो पेज टेबल का साइज कैलकुलेट करने का बेटा एक फॉर्मूला होता है। पेज टेबल साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ एंट्रीज, ओके, नंबर ऑफ एंट्रीज इन पेज टेबल, number of entries in page table, number of entries in page table multiplied by each page size, each page entry size, each page entry size। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इस पेज टेबल का साइज कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आपको पता ही चलेगा ना कि सबसे पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि इस पेज टेबल में कितने नंबर ऑफ एंट्रीज हैं। तो नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी होगी, कितने नंबर ऑफ पेजेस होंगे, तो आप ऐसे कैलकुलेट कर लोगे। सेकेंडरी मेमोरी का साइज गिवन होगा, उसको पेज साइज से डिवाइड करके, और मल्टीप्लाइड बाय ईच पेज एंट्री साइज, मतलब पेज साइज। ठीक है, मतलब पेज साइज, हर एक पेज का एंट्री साइज कितना है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो पेज टेबल का साइज पता चल जाएगा। कोई डाउट इस फॉर्मूले में? कोई डाउट किसी को सर कैसे आ गया इस फॉर्मूले में माय डियर फ्रेंड्स? कोई डाउट किसी को कैसे आ गया? अभी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, अभी क्वेश्चंस करेंगे, डोंट वरी। तो इतना समझ में आया सबको? इतना यस समझ सर। में आया? ठीक है, अगले पेज पे चलें। तो पेजिंग के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। पेजिंग क्यों करते हैं? लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में मैप करने के लिए करते हैं। पेजिंग में फिक्स साइज पार्टीशन होता है, यानी कि आपका मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी दोनों फिक्स साइज के पार्टीशन में डिवाइड हो जाती हैं। सेकेंडरी मेमोरी नंबर ऑफ पेजेस में डिवाइड होती है, मेन मेमोरी नंबर ऑफ फ्रेम्स में डिवाइड होती है। लॉजिकल एड्रेस हमेशा जनरेट करता है सीपीयू। सो लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में मैप करने के लिए हम पेज टेबल का सहारा लेते हैं। पेज टेबल में उतनी एंट्रीज होती हैं जितने नंबर ऑफ पेजेस होते हैं आपके सेकेंडरी मेमोरी में। तो पेज टेबल से हमें ये पता चल जाता है किस पर्टिकुलर पेज पे कौन सा फ्रेम नंबर पड़ा हुआ है। जब फ्रेम नंबर पता चल जाता है तो फिजिकल एड्रेस जनरेट हो जाता है। फिजिकल एड्रेस में फ्रेम नंबर और पेज ऑफसेट होता है। दोनों के ऑफसेट बराबर होते हैं, लॉजिकल एड्रेस के और फिजिकल एड्रेस के, क्योंकि पेज नंबर साइज इक्वल टू फ्रेम साइज होता है। तो जब वहां से फ्रेम नंबर पता चल जाता है पेज टेबल से, तो सीपीयू जाता है मेन मेमोरी में और उस पर्टिकुलर फ्रेम से उस पेज को एक्सेस कर लेता है जिसकी जिसकी उसको डिमांड होती है। अंडरस्टूड? ये पूरी कहानी थी। ठीक है, पेज टेबल का साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देख लिया, नंबर ऑफ पेजेस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देख लिया, नंबर ऑफ फ्रेम्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देख लिया। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यहां तक कोई दिक्कत माय डियर फ्रेंड्स? आई थिंक नहीं होगी। अभी तो सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, अभी तो सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। दिक्कत है किसी को? नो डाउट ना? क्रिस्टल क्लियर एवरीवन? मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ, पेजिंग में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है अभी तक यहां तक? Just reply me fast, then I will move. Everyone, बताओ जल्दी से। क्या मैं सबको सुनाई दे रहा हूँ प्रॉपर? यस सर। मतलब क्रिस्टल क्लियर है? आगे बढ़ूं मैं आगे बढ़ जाऊं यहाँ से? यस सर। यस सर। तो एडवांस देखो, पूछना जरूरी होता है क्योंकि चीजें जब समझ में आए तभी मजा भी आता है। एडवांटेजेस क्या होती हैं? तो ये सारे फॉर्मूलाज वगैरह भी यूज करेंगे, डायग्राम वगैरह एक एग्जाम्पल लेके देख लेंगे, डोंट वरी। तो एडवांटेज देख लेते हैं यहाँ पे। एडवांटेजेस क्या होते हैं पेजिंग के? इट अलाउज
it allows, अगर बेटा आप लोगों की क्लास मॉर्निंग में रखी जाए तो कैसा रहेगा सर बेटा? मॉर्निंग में तो कॉलेज हो कितने बजे से होता कॉलेज है? होता है 9 से 5 होता है। 9 से 5। अगर 6:30 to 8:30 रख लें तो कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं सर, दिक्कत ये अच्छा है। है? क्या बोले बेटा? सर यही टाइमिंग सही है। यही टाइमिंग ठीक है। इट अलाउज टू स्टोर parts of a single process, parts of a single process। तो इससे क्या फायदा होगा कि देखो देखो ध्यान से सुनना। सपोज कोई आपका प्रोसेस है, प्रोसेस में जो पार्ट्स की हम लोग बात कर रहे हैं ना, पार्ट्स मतलब थ्रेड्स। एक प्रोसेस में कई सारे थ्रेड्स होते हैं, कई सारे पेजेस होते हैं। तो जब भी कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है सीपीयू में, तो सारे के सारे पेजेस की या सारे के सारे थ्रेड्स की एक साथ जरूरत नहीं पड़ती, एक साथ जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, एक एक करके जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो जो कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन थी, जहां पे पूरी की पूरी प्रोसेस को, यानी कि प्रोसेस के सारे पार्ट्स को एक साथ लोड कर दे रहे थे मेमोरी के अंदर, चाहे उसकी जरूरत पड़ रही थी चाहे नहीं पड़ रही थी, उन पार्ट्स की चाहे जरूरत पड़ रही थी चाहे नहीं पड़ रही थी, तो उससे क्या हो रही थी, हमारा स्पेस ब्लॉक हो जा रहा था, ठीक है। स्पेस क्या हो जा रहा था, ब्लॉक हो जा रहा था। तो ये एडवांटेज रहा पेजिंग का, नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन टेक्निक का ये एडवांटेज रहा कि प्रोसेस की सारे के सारे पार्ट्स को, सारे के सारे पेजेस को एक जगह पे सिंगल प्लेस पे स्टोर नहीं किया, जिससे मेमोरी हमारी सेव हो रही थी, और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम भी रिमूव हो रही थी। यस और नो? क्योंकि वहां पे मान लीजिए 200 KB का प्रोसेस थी, एक साथ एक जगह स्टोर कर दी, तो उससे जो स्पेस बचा, उससे और जो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जो स्पेस बचा, जब उनको एकोमोडेट कर रहे थे, तो साइज भले ही हमारा ज्यादा था मेमोरी में, बट प्रोसेस का साइज भले ही कम था, लेकिन हम लोग एलोकेट नहीं कर पा रहे थे। तो ये जो है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम सॉल्व की इसने। इट अलाउज टू स्टोर पार्ट्स ऑफ ए सिंगल प्रोसेस इन ए, लेकिन इंटरनल फ्रेगमेंटेशन से सफर होता रहा। इट अलाउज टू स्टोर पार्ट्स ऑफ ए सिंगल प्रोसेस इन ए नॉन कंटीजियस फैशन। ठीक है, तो यहीं पे लिख लो, इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। फिक्स पार्टीशन में भी मैंने बताया था ना, दोनों सफर करता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम रिमूव हो गई, फिक्स पार्टीशन, ठीक है, और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन से सफर करता रहा अभी भी, ठीक है। तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आपका, थ्योरेटिकल पेजिंग इज सफरिंग फ्रॉम, ओके, तो दे देते हैं वहां पे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। एक्सटर्नल 1 नंबर में क्वेश्चन पूछते हैं गेट में भी, ठीक है। इट सफर्स फ्रॉम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, it suffers from internal fragmentation। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन से सफर करता है अभी भी, ठीक है, इसको रिमूव नहीं कर पाया। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम लग रहा था, एक्स्ट्रा स्पेस लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या मेंटेन कर रहे थे, पेज टेबल मेंटेन कर रहे थे हर एक प्रोसेस के लिए। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मैंने क्या बताया था, एक प्रोसेस आपके एक प्रोसेस में नंबर ऑफ पेजेस होते हैं, प्रोसेस में क्या होता है, नंबर ऑफ पेजेस होते हैं। तो ये जो पेज टेबल है ना, सिर्फ एक ही पेज के लिए है, सॉरी एक ही प्रोसेस के लिए है। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? तो जितनी भी प्रोसेस आएंगी उतनी पेज टेबल बनानी पड़ेंगी। अंडरस्टूड? मैंने Yes, बताया, sir. ध्यान से सुनो, एक प्रोसेस नंबर ऑफ पेजेस में डिवाइड होती है, नंबर ऑफ पार्ट्स की जो हम लोग बात कर रहे हैं उनको नंबर ऑफ पेजेस कहते हैं। तो हर एक पेजेस के लिए हमें, सॉरी हर एक प्रोसेस के लिए एक पेज टेबल बनानी पड़ेगी, मेंटेन करनी पड़ेगी, अगर उसको एग्जीक्यूट कराना है उस प्रोसेस को, तो ठीक है। तो एक्स्ट्रा टाइम लग रहा था, ठीक है, ओवरहेड लग रहा था थोड़ा सा, ठीक है, स्पेस भी ज्यादा लग रहा था और एक्स्ट्रा टाइम भी लग रहा था।
तो उसका वही मतलब है, देयर इज एन ओवरहेड, इसका यही मतलब है जो मैं आपको समझा के आ रहा हूं, देयर इज एन ओवरहेड ऑफ मेंटेनिंग ए पेज टेबल, maintaining a pace table for each process, ठीक है। यहां पर आपको टाइम भी लग रहा था, मेमोरी को एक्सेस करने के लिए ज्यादा टाइम भी लग रहा था, क्योंकि पहले मेन मेमोरी को एक्सेस करना पड़ा था, सॉरी सेकेंडरी मेमोरी को, ठीक है। फिर उस पेज को आप कहाँ पे लेके आ रहे थे, उस पेज को आप पेज टेबल में लेके आ रहे थे, ठीक है। देन पेज टेबल से फिर, यानी कि यहाँ पे दो मेमोरी को एक्सेस करना पड़ा था, इसलिए एक्सेस टाइम भी ज्यादा है, ज्यादा लग रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो ये डिसएडवांटेज यहाँ पे देख लो, बाकी बाद में देखेंगे। द टाइम टेकन to fetch the instruction increases since two memory access are required, since two memory access are required, ठीक है। तो ये एडवांटेज है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन रिमूव कर दिया, ठीक है। नॉन कंटीन्यूअस मैनर में सिंगल प्रोसेस को स्टोर करने का साधन प्रोवाइड कर दिया, अलाउ कर दिया। डिसएडवांटेज क्या है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन से सफर कर रही है, हर एक प्रोसेस के लिए पेज टेबल अलग अलग मेंटेन करनी पड़ रही है, ओवरहेड ज़्यादा लग रहा है, और जब भी किसी पेज को एक्सेस करना है सीपीयू को, तो दो मेमोरी को एक्सेस करना पड़ रहा है, ठीक है। तो उसके टाइम भी ज़्यादा लग रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स लिख लिया आप लोगों ने? सारे पॉइंट्स लिख लिया मेरे फ्रेंड्स? यस सर। ठीक है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आपके बनेंगे वहां पर। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बिट पेस्ट जो पेज ऑफसेट होता है हमारा, उसका भी अपना कुछ पैटर्न होता है, इसके थ्रू हम उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो एक मैं आपको आज क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लो। देखो यहाँ पे कुछ चीजें और यहाँ पे आपको याद रखनी पड़ेंगी, कुछ चीजें आपको यहाँ पे और याद रखनी पड़ेंगी, नोट करके लिख लो यहाँ पर। देखो अगर उसने दिया है लॉजिकल एड्रेस स्पेस, मतलब तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना पड़ेगा, लॉजिकल एड्रेस स्पेस और फिजिकल एड्रेस स्पेस, लॉजिकल एड्रेस स्पेस और फिजिकल एड्रेस स्पेस, लॉजिकल एड्रेस स्पेस और सेकेंडरी मेमोरी एड्रेस स्पेस। तो जब भी आपकी वो बात करेगा ना लॉजिकल एड्रेस स्पेस और सेकेंडरी मेमोरी स्पेस एड्रेस स्पेस की, तो बेटा वो आपको देगा बिट्स में देगा, ठीक है। स्पेस आप तो आपको लॉजिकल एड्रेस स्पेस और सेकेंडरी एड्रेस स्पेस किस में देगा, बिट्स में देगा। किस में देगा, बिट्स में। किस में देगा, बिट्स में। और जब भी वो आपसे कहे कि जब भी वो देगा क्वेश्चन में ना लॉजिकल एड्रेस स्पेस, तो वो बिट्स में देगा, 22 बिट्स। सेकेंडरी मेमोरी एड्रेस स्पेस देगा तो जैसे 22 बिट्स, दोनों सेम ही है ना, तो बिट्स में देगा वो, ठीक है। पहला पॉइंट। अगर आपसे कहे कि अगर वो ऐसे दे रहा है लॉजिकल मेमोरी साइज, तो सपोज यहाँ पे लॉजिकल एड्रेस स्पेस और सेकेंडरी मेमोरी एड्रेस स्पेस उसने आपको दे दिया x बिट्स, सपोज उसने दे दिया आपको x बिट्स, कुछ भी x बिट मान लेते हैं। तो लॉजिकल मेमोरी साइज कैसे कैलकुलेट करोगे, 2 की पावर x बाइट, 2 की पावर x बाइट, ठीक है। 2 की पावर x बाइट्स, ठीक है। और सेकेंडरी मेमोरी साइज दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। अगर वो आपको दे दे फिजिकल एड्रेस स्पेस, ऐसे ही देगा वो आपको फिजिकल एड्रेस, ये पहला पॉइंट हुआ, इतना इतना ये सब, ठीक है। फिजिकल एड्रेस स्पेस और मेन मेमोरी एड्रेस स्पेस,
ठीक है, सपोज ये उसने दे दिया आपको बाई बिट्स, वाई बिट्स, तो यहाँ पे कैसे निकालोगे फिजिकल मेमोरी साइज? टू की पावर बाई बाइट्स, ठीक है। तो ये दोनों है तो सिंपल चीज, लेकिन ठीक वो अलग से दे देते हैं तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया सबसे, सबने लिख लिया यहाँ पे इसको? यस सर। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, उसको कैलकुलेट करके दिखाओ। तो बाय डिफॉल्ट मेरी मेमोरी क्या होती है बेटा? बाइट एड्रेसेबल होती है, आपको पता है कि नहीं? बाय डिफॉल्ट मेमोरी मेरी क्या होती है? बाइट एड्रेसेबल होती है। सीओए में मतलब अगर आपने पढ़ी हो अच्छे से तो आपको पता होना चाहिए कि मेमोरी बाय डिफॉल्ट मेरी बाइट एड्रेसेबल होती है। मतलब एक मेमोरी सेल का साइज 1 बाइट हम लोग मान के चलते हैं, अगर कुछ भी ना गिवन हो, अगर मेमोरी सेल का साइज कुछ भी ना गिवन हो तो हम मान लेते हैं कि 1 बाइट है उसका साइज, मतलब उसमें एक मेमोरी सेल में 8 बिट की इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। तो ये जो मैंने बाइट्स यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया ना, इसका ये मतलब है कि मैं मेमोरी को बाइट एड्रेसेबल मान रहा हूँ, ठीक है। मतलब समझ में आ गई कहानी? तो अभी इस क्वेश्चन को करो, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। कैलकुलेट द साइज ऑफ मेमोरी, ठीक है। कैलकुलेट द साइज ऑफ मेमोरी, पेजिंग से एक क्वेश्चन आया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था। इफ करा दूंगा मैं, इफ इट्स एड्रेस consists of जो लोग गेट्स के बारे में डराते हैं, हुआ बताते हैं, हुआ कभी मत समझना गेट को, एकदम सिंपल सा पेपर है बस। हाँ, लेकिन थोड़ा सा आपको 10 के 10 सब्जेक्ट या 11 सब्जेक्ट एक साथ आते हैं, तो रिवीजन अच्छे से होना चाहिए और सारी चीजों को रिमेम्बरिंग पावर अच्छी होनी चाहिए। अदरवाइज चीजें हम लोग एक साथ भूल जाते हैं रिकॉल करने में। अदरवाइज तो गेट का एग्जाम बहुत सिंपल है। सिमिलर टाइप के पैटर्न के टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप इस बार का पेपर उठा के देख लो और पीवाईक्यूज देख लो, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस है। कुछ क्वेश्चन तो एज इट इज ही है, कुछ भी चेंज नहीं है। 22 बिट्स एंड द मेमोरी, एक डीएमए का क्वेश्चन आया था, डीएमए का बिल्कुल सेम क्वेश्चन था लास्ट ईयर जैसा, बस डिजिट चेंज कर दी थी। वहां पे 0.5% था, यहाँ पे 1% डीएमए का यूटिलाइज दे दिया था बस। वहां पे 1 बाइट था, यहाँ पे इस बार उन्होंने 8 बाइट कर दिया था, ठीक है। तो थोड़ा डिफर कर दिया था बस। एंड द मेमोरी इज 2 बाइट एड्रेसेबल। तो मुझे कैलकुलेट करके बताओ, कैलकुलेट करके बताओ फटाफट। तो साइज ऑफ द मेमोरी निकालना है यहाँ पे। एड्रेस आपको दे रखा है, कैलकुलेट द साइज ऑफ द मेमोरी इफ इट्स एड्रेस कंसिस्ट ऑफ 22 बिट्स। बिट्स में दे रखा है आपको, किसमें दे रखा है? बिट्स में। इसमें दे रखा है तो दोस्तों आपको बिट्स में दे रखा है। साइज ऑफ द मेमोरी कैसे निकाल दोगे? बिट्स में दे रखा है, इसका मतलब क्या है? मेरे पास 2 की पावर 22 मेमोरी सेल्स हैं, 2 की पावर 22 मेमोरी सेल्स हैं, और हर एक मेमोरी सेल में मैं 2 बाइट की इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा हूँ। 2 बाइट एड्रेसेबल है, 1 बाइट नहीं है, जैसे मैंने बताया आपको। तो यहाँ पे आपको कितने बाइट, एक मेमोरी सेल का साइज कितना है मेरा? 2 बाइट है। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ मेमोरी सेल्स कितने हैं, नंबर ऑफ लोकेशंस अगर मैं आपको कहूँ जहाँ पे स्टोर कर सकते हैं हम लोग डेटा, नंबर ऑफ मेमोरी सेल्स कितने हैं आपके? मेन मेमोरी आपके नंबर ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पार्टीशन में डिवाइड होती है अगर इंटरनली स्ट्रक्चर देखो तो, और उन इक्वल नंबर ऑफ पार्टीशन को हम लोग मेमोरी सेल कहते हैं। और हर एक मेमोरी सेल में बाय डिफॉल्ट 1 बाइट की इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं अगर कुछ भी ना गिवन हो तो। जैसे वहां पे कुछ भी नहीं गिवन था तो मैंने इसको 2x बाइट लिख दिया। यहाँ पर मुझे क्या गिवन है? हर एक द मेमोरी इज 2 बाइट एड्रेसेबल। तो नंबर ऑफ मेमोरी सेल्स कितने होंगे? नंबर ऑफ मेमोरी सेल्स और लोकेशंस भी कह सकते हो कि कितनी लोकेशंस होंगी जहां पे हम लोग 2 बाइट का डेटा स्टोर कर सकते हैं हर लोकेशन पर। 2 की पावर 22। वेरी गुड, समझ में आ गई ना बात में क्या समझाना चाह रहा था? ठीक है। तो साइज ऑफ द मेमोरी आप कैसे कैलकुलेट कर लोगे? जितनी लोकेशंस हैं, 2 की पावर 22 मेमोरी सेल्स हैं, इतनी तो लोकेशंस हैं,
और हर एक लोकेशन में हम लोग कितना डेटा स्टोर कर पा रहे हैं, 2 बाइट। कितना हो जाएगा ये, 2 की पावर 22, यानी कि 2 की पावर 22 और 1 2 की पावर 23 बाइट। कितना हो जाएगा ये, 8 MB। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड बेटा। यस सर। चलो एक क्वेश्चन कर लो फटाफट, ये गेट का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, गेट में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है, गेट 2016 का आई थिंक, ठीक है। तो लिख लो यहाँ पे, कंसीडर ए सिस्टम, अभी कुछ चीजें और बची हैं पेजिंग में, वो डिस्कस करेंगे, एक एग्जांपल लेके वो डायग्राम डिस्कस कर दूंगा। कंसीडर ए सिस्टम विद बाइट एड्रेसेबल मेमोरी 32 बिट लॉजिकल एड्रेस, वहां पे उन्होंने दे रखा है कितने बिट का लॉजिकल एड्रेस है, 32 बिट लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस कितने बिट का है, 32 बिट का है, कॉमा 4 किलोबाइट पेज साइज है, 4 KB का पेज साइज है, एंड पेज टेबल एंट्रीज ऑफ 4 बाइट्स ईच, एंड पेज टेबल एंट्रीज of 4 bytes each, of 4 bytes each. The size of the page table, the size of the page table का साइज पूछा है, the size of the page table in the system in megabytes, MB में बताना है आपको, MB में, is what, ऑप्शन A 2, ऑप्शन B 4, ऑप्शन C 8 एंड ऑप्शन D 16। चलो मैं करा देता हूँ उस क्वेश्चन को, ठीक है, पहला क्वेश्चन है, बाकी फिर बाद में करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, यहाँ पे मेमोरी आपकी उन्होंने साफ साफ दे दिया कि बाइट एड्रेसेबल है, आपको कंफ्यूज करने की उनका कोई इरादा नहीं था। जब भी गेट के क्वेश्चंस बनेंगे वो साफ साफ दे देते हैं कि एक मेमोरी सेल में आपका 1 बाइट ही इंफॉर्मेशन स्टोर कर पाओगे। 32 बिट लॉजिकल एड्रेस है, तो लॉजिकल एड्रेस का साइज निकाल लो सीधे सीधे, सेकेंडरी मेमोरी का साइज निकाल दो सीधे सीधे, यस और नो, समझ में आ रहा है, लॉजिकल एड्रेस मतलब सेकेंडरी मेमोरी का साइज निकालना है, निकाल दूं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। सेकेंडरी मेमोरी का साइज मेरा क्या हो जाएगा बेटा, 2 की पावर 32 बाइट, ठीक है, 2 की पावर 32 बाइट हो गया, चाहे तो कन्वर्ट कर लो चाहे ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 की पावर 32 मतलब कितना हो गया, 2 GB हो गया, 2 GB हो गया, 2 की पावर 2 4 GB हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 GB हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 GB, ठीक है। चलो 4 किलोबाइट पेज साइज, पेज साइज कितना गिवन है क्वेश्चन में, 4 किलोबाइट गिवन है, पेज साइज 4 किलोबाइट गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो कुछ बिना कुछ सोचे नंबर ऑफ पेजेस निकाल लो, नंबर ऑफ पेजेस निकाल लो, कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं। तो नंबर ऑफ पेजेस निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था, सेकेंडरी मेमोरी साइज डिवाइड बाई पेज साइज। सेकेंडरी मेमोरी का साइज कितना है, 2 की पावर 32 बाइट डिवाइड बाई पेज साइज कितना है, 4 KB। तो बेटा कितना आ जाएगा, बाइट से बाइट खत्म हो जाएगा, 2 की पावर 32 डिवाइड बाई 2 की पावर 12, जब कैंसिल करोगे तो 2 की पावर 20 बचेगा, इतने नंबर ऑफ पेजेस आएंगे, 2 की पावर 20 नंबर ऑफ पेजेस आएंगे, 2 की पावर 20 नंबर ऑफ पेजेस आएंगे। ये तो आपको पता चल गया। अब पेज टेबल का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, पेज टेबल साइज ऑफ द पेज टेबल का, साइज ऑफ द पेज टेबल इन द सिस्टम मेगाबाइट में निकालना है। तो पेज टेबल साइज का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ एंट्रीज इन पेज टेबल, और पेज टेबल में कितनी एंट्रीज होती हैं, जितने आपके नंबर ऑफ पेजेस होते हैं, नंबर ऑफ एंट्रीज इन पीटी
multiplied by each page entry size. तो नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी बेटा यहाँ पे 2 की पावर 20, मतलब जितने नंबर ऑफ पेज है उतने नंबर ऑफ एंट्रीज होंगी आपके पेज टेबल में। 2 की पावर 20 मल्टीप्लाइड बाई ईच पेज एंट्री साइज, यहाँ पे दे रखा है आपको। पेज टेबल एंट्रीज ऑफ 4 बाइट्स ईच, हर एक पेज का एंट्री साइज कितना है, 4 बाइट है। ठीक है, 4 बाइट है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 बाइट से कितना हो जाएगा, 2 की पावर 22 बाइट। 2 की पावर 22 बाइट का मतलब हो गया 2 की पावर 20 को अगर मैं अलग कर दूं, ओके, नहीं 2 की पावर 2 को अगर मैं ऐसे कर दूं, 2 की पावर 2 को अगर मैं अलग कर दूं, 2 की पावर 2 को अलग कर दूं, मेगाबाइट में निकालना है, 2 की पावर 20 बाइट ऐसे कर दूं, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा मेरा ये, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा मेरा ये 4, और 2 की पावर 20 1 MB होता है आपका, ठीक है, 1 M होता है तो 4 MB। ठीक है, तो आंसर मेरा क्या हो गया यहाँ पर, 4 हो गया, आंसर मेरा क्या हो गया, 4 हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, इस बार भी क्वेश्चन जो आया था बहुत सिंपल आया था। ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन और करोगे, एक क्वेश्चन और करोगे, क्वेश्चन दो, सबने उतार लिया इसको, यस सर। चल तो एक क्वेश्चन और लिख लो यहाँ पर, ये भी गेट का क्वेश्चन था आपका। कंसीडर, कल मैं आपको जो क्वेश्चन इस बार पूछा वो करा दूंगा। कंसीडर ए मशीन विद 64 MB फिजिकल मेमोरी एंड ए थर्ड, अभी जो पेजिंग का परफॉर्मेंस पढ़ेंगे उसका जो फॉर्मूला होता है एक्सेस टाइम कैलकुलेट करने का, वहां से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। 64 MB फिजिकल मेमोरी एंड ए 32 बिट, देखो एक चीज और, एक चीज और पता चल गई, लिख लो वहां पर भी। ठीक है, इसको वर्चुअल एड्रेस स्पेस भी कहते हैं, वर्चुअल एड्रेस स्पेस। तो अगर तीनों में से किसी भी नाम से गिवन हो, चाहे वर्चुअल एड्रेस स्पेस से, सेकेंडरी मेमोरी एड्रेस स्पेस से, लॉजिकल एड्रेस स्पेस से, तो मतलब सेकेंडरी मेमोरी की बात हो रही है। ठीक है, एंड 32 बिट वर्चुअल एड्रेस स्पेस, वर्चुअल एड्रेस स्पेस, if the page size is 4 KB, page size is 4 KB, 4 KB, what is the approximate size of the page table? What is the approximate size of the page table? What is the approximate size of the page table? ठीक है, what is the approximate size of the page table? ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ठीक है, पेज टेबल, तो ऑप्शन लिखो यहाँ पर, ऑप्शन ए। तो कुछ ना कुछ लॉजिक अलग बना देते हैं हर बार, ये भी गेट का क्वेश्चन है, सिंपली आपको इस तरीके का लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे एक लॉजिक है, वो लॉजिक मैंने आपको बताया भी नहीं है, बता देता हूँ। ठीक है, और डी ऑप्शन है 24 MB। तो देखो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे जो पेज टेबल के साइज का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एंट्रीज इन पीटी इनटू ईच पेज एंट्री साइज। तो देखो यहाँ पे ईच पेज का एंट्री साइज गिवन था 4 बाइट,
यहाँ पे तो गिवन था तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ उसने पेज साइज देके आपको छोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे ईच पेज का एंट्री साइज नहीं गिवन है, तो जब भी नोट करके लिख लो, जब भी पेज का एंट्री साइज नहीं गिवन हो, ठीक है, जब भी ईच पेज का एंट्री साइज नहीं गिवन हो, तो जो आपका फ्रेम नंबर ऑफ बिट्स इन फ्रेम नंबर ऑफ बिट्स इन फ्रेम, नंबर ऑफ बिट्स इन फ्रेम, number of bits in frame equal to what? Each page entry size. एंट्री साइज, जब भी आपको नंबर ऑफ ईच पेज एंट्री साइज ना गिवन हो, आपसे पेज टेबल का साइज पूछे, तो उस केस में आप क्या करोगे, नंबर ऑफ बिट्स जितनी भी होंगी फ्रेम में, ठीक है, वो उसको मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ एंट्रीज जितनी भी होंगी आपके पेज टेबल में उससे, तो आपको आंसर पता चल जाएगा। तो अभी करने की कोशिश करोगे, नंबर ऑफ फ्रेम्स कैलकुलेट कर लेना, नंबर ऑफ पेजेस कैलकुलेट कर लेना, सब कुछ तुम्हारे पास है। पेज टेबल का साइज निकालने की कोशिश करोगे। यू वांट टू ट्राई दिस क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स, करना चाहते हो? यस सर। जल्दी से कैलकुलेट करो फिर। तो यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे फिजिकल मेमोरी का एड्रेस गिवन है, तो फिजिकल नंबर ऑफ फ्रेम्स कैलकुलेट कर लो। तो 64 MB है, पेज साइज 4 KB है, तो 64 MB डिवाइड बाई कितना 4 KB, बाइट से तो बाइट खत्म हो गया, 2 की पावर 6 ये हो जाएगा, और 1 MB का मतलब होता है 2 की पावर 20 डिवाइड बाई 2 की पावर 2 डिवाइड बाई 2 की पावर 10, तो टोटल कितना हो जाएगा 2 की पावर 16 26, 2 की पावर 26 डिवाइड बाई 2 की पावर 12 कितना हो जाएगा 2 की पावर 14 नंबर ऑफ फ्रेम्स हैं। और एक फ्रेम को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट्स की जरूरत पड़ रही है, 14 बिट्स की जरूरत पड़ रही है। कितने बिट्स की जरूरत पड़ रही है, 14 बिट्स की, तो बाद में देख लेंगे। नंबर ऑफ पेजेस निकाल लो, नंबर ऑफ पेजेस कितने हो जाएंगे आपका, 32 बिट का वर्चुअल एड्रेस है, बाइट एड्रेसेबल मेमोरी है 2 2 की raised to 20। बाइट डिवाइड बाई, हाँ यस 2 की 4 KB, तो ये वही आ जाएगा 2 की पावर, बाइट से बाइट खत्म हो जाएगा, 2 की पावर 20 आ जाएगा, ठीक है। बस अब आपको ज़्यादा कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं है, अब अपना फॉर्मूला रख दो। तो पेज टेबल साइज इक्वल टू नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है आपकी पेज टेबल में, कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं, 2 की पावर 20 मल्टीप्लाइड बाई एक फ्रेम को, फ्रेम की बिट्स कितनी है, बिट्स की बात की मैंने, नंबर ऑफ बिट्स इन फ्रेम कितनी है 14, कितनी 14, तो 14 का मतलब नियरली कितना रख दोगे इसको, ये बिट्स है, तो नियरली 14 बिट्स मतलब 2 बाइट, 2 की पावर 20 मल्टीप्लाइड बाई 2 बाइट कितना हो जाएगा आपका 2 की पावर 21, कितना हो जाएगा 2 की पावर 21 मतलब 2 मेगाबाइट। अंडरस्टूड? सर आपने 2 बाइट कैसे लिखा? बेटा 14 बिट्स है,
ओके ओके, 1 बाइट में 8 बीट्स। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, अंडरस्टूड। हाँ सर, ये चलो फिर खत्म करते हैं कहानी को आज यहीं पे। कल फिर इससे आगे कहानी स्टार्ट करेंगे और कुछ परफॉर्मेंस और पेजिंग वगैरह देखेंगे और क्वेश्चंस 2 देख बाइट्स वाला लेंगे। 2 बाइट्स वाला पता है ना चला। 2 बाइट बेटा बहुत सिंपल है। देखो जब भी आपको यहाँ पे देखो पिछले क्वेश्चन, ये दोनों गेट के क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे ईच पेज का एंट्री साइज गिवन था 4 बाइट्स, ठीक है, तो हमने सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया उसको 4 बाइट से, नंबर ऑफ पेजेस को, आंसर आ गया। यहाँ पे इन्होंने ईच पेज का एंट्री साइज ना देके आपको फिजिकल मेमोरी का साइज दे दिया। तो फिजिकल मेमोरी को डिवाइड करते हो जब पेज साइज से तो नंबर ऑफ फ्रेम्स पता चल जाते हैं। नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने हो गए, 2 की पावर 14। हर एक फ्रेम को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट्स चाहिए आपको, 14 बिट्स चाहिए। तो जब भी ईच पेज का एंट्री साइज ना गिवन हो तो आप ईच पेज का एंट्री साइज किसको मान लोगे, नंबर ऑफ बिट्स इन फ्रेम। तो नंबर ऑफ बिट्स इन फ्रेम कितने हैं, 14। तो बेटा 14 बिट्स को मैंने 2 बाइट ऐसे मान लिया कि 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं, ठीक है। तो 8 यानी कि 8 से डिवाइड करोगे तो सील वैल्यू लेंगे तो 2 बाइट मान लेंगे, ठीक है। 8 8 16 होता है ना, ये 14 है, तो अप्रोक्सीमेटली 2 बाइट मान लिया, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो चलो आज की कहानी को यहीं खत्म कर लेते हैं, कल फिर मिलेंगे सेम टाइम पर, ठीक है। चलो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।